हेलो ऑल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये हमारा जो पार्ट 1 है वीडियो का, इसमें हम मेनली बात करेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ पर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर्स पर। ये कोर्स सीधी सीधी बात है 12th CBSE के लिए है, साथ ही साथ जेई के लिए है। बिकॉज मैंने जो लास्ट में 2 क्वेश्चन लिए हैं वो जेई लेवल के हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। कुछ देखो ना देखो, जो पढ़ चुके हैं प्लीज़ जाके एंड में वो 2 क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद ये नीट के लिए है, क्योंकि यार जेई का कोर्स है तो फिर नीट का तो सेम ही है ना, बस लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए। तो आज के हमारे कंटेंट में हम बात करने वाले हैं, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड्स की। मैग्नेटिक फील्ड्स बनती कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, नॉर्मली बात करेंगे, छोटी मोटी बात है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और फिर हम बात करेंगे इनकी डायरेक्शन में वेरिएशन कैसे होता है। देन हमारे पास बात करने के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ पे, जो कि है करंट एलिमेंट स्मॉल dl का, है ना, dl एलिमेंट के लिए। और फिर हम बात करेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए, और फिर इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट वायर्स के लिए। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा वो कुछ हैं न्यूमेरिकल्स, जो आपको देखने ही देखने हैं, अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप तभी होगा जब आप न्यूमेरिकल्स देखोगे। साथ ही साथ देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भी जो भी कोर्स बनाया है ये ऐसे बच्चों के लिए भी बनाया है जिन्होंने 11th क्लास में उनकी फ़िज़िक्स कमज़ोर थी, या मान लो किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाए 11th में, या मैथमेटिकल टूल उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, जो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है यार। आज आपको पता चलेगा कि मैथमेटिकल टूल की कितनी वैल्यू है सिर्फ एक डेरिवेशन में, बायो सेवर्ट्स में, ठीक है ना। सब कुछ मिल जाता है यार, सब कुछ, ठीक है। तो हमने बहुत रिसर्च करके बनाया है ये कोर्स, और हर चीज़ के स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है। तो प्लीज़ उन एक्सप्लेनेशंस को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उनसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जो डिस्क्राइब करता है चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा या कब लगेगा। जैसे कि अगर मैं इस बार मैग्नेटिक की बात करूं तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये ऑटोमेटिक काम होता है, ये भैया कोई बैठ के नहीं करता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, तो कितनी दूर तक यार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी कि अगर मैं चार्ज यहाँ रखता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं चार्ज यहाँ रखता हूँ तो इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं चार्ज यहाँ रखता हूँ तो यार हाँ, इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन या रिपल्जन लगेगा बेस्ड ऑन चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का साइन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करता है कि यार ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा। खैर, तो ये जो हमारे को ये पता करना था कि यार अगर हम अंदर चार्ज रखते हैं तो इसके ऊपर कुछ इफेक्ट लगता है, और बाहर चार्ज रखते हैं इस लाइन के तो इफेक्ट नहीं लगता। तो हम ये कह सकते हैं कि यार इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, बार मैग्नेट की, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन होता है, जिस पर, ऐसा रीजन जिस पर मैग्नेटिक चार्ज पर इफेक्ट पड़े, ठीक है, ऐसा रीजन। जैसे कि अब ये हमारे पास एक रॉड है जो कि चार्ज्ड है, ये कोई बार मैग्नेट नहीं है, बट हाँ ये बिहेव करेगी एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। ये ऐसे कुछ साउथ पोल बन जाएंगे, ऐसे कुछ नॉर्थ पोल बन जाएंगे, और कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये फील्ड बनाएगा और इसकी फील्ड क्या होगी, ऐसी होगी, ठीक है। तो ये भी हमारी एक फील्ड है, ये हमारी एक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें आने के बाद कार चार्ज पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। हमको कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेने चाहिए जो 10th क्लास में पढ़ाए गए थे, जो आप भूल चुके हैं, वो ऑब्जर्वेशन हमें देखने चाहिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ वो क्या होते हैं। तो हमारे ऑस्टेड भाई साहब थे, सरकार थे, जिन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी थी। तो इनकी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, इन्होंने क्या किया, एक हमारा कंडक्टर लिया जिसमें कुछ करंट बह रहा था, ठीक है। इन्होंने कंडक्टर लिया जिसमें कुछ करंट बह रहा था, उसके पास क्या किया, इन्होंने एक कंपास रख दिया, और कमाल की बात ये, इनको देखा कि यार कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, वैसा ही जैसा एक बार मैग्नेट के पास होता है। और बार मैग्नेट के पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इनको ये लगा कि यार इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पहले जब इन्होंने हमारा कंपास रखा था तब चार्ज की डायरेक्शन, हमारे करंट की डायरेक्शन कुछ इस साइड थी, अपवर्ड्स, ठीक है। बट जब नेक्स्ट टाइम इन्होंने दोबारा रख कर देखा, चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट कर दी। चार्ज मीन्स यहाँ पे करंट की बात हो रही है, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन अपोजिट करने के बाद इन्होंने क्या पाया कि जो डिफ्लेक्शन पहले इस साइड हो रही थी वो डिफ्लेक्शन अब अपोजिट हो चुकी है। सीधा जैसे कि
हमारा मैग्नेटिक फील्ड में और बार मैग्नेट के पास कंपास बिहेव करता है, बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा था यहाँ पर भी। तो इनको लगा कि यार हाँ कुछ तो है, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड है या फिर कुछ और है जो इसको अफेक्ट कर रही है। तो ये इतनी दूर तक अफेक्ट कर रही है मान लो, तो बस यही रीजन इसका मैग्नेटिक अफेक्ट होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर होता है कि मतलब ये कितनी क्षमता रखती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक काम करेगी, तो वो हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि बी से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड होती किसकी वजह से? हम ये मानते हैं कि यार जो बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट, उसमें करंट्स का फ्लो होता रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहता है कंटिन्यूस, ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी कोई चार्ज फ्लो हो रहा होगा, है ना। और चैप्टर का नाम भी है यार मूविंग चार्जेस। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि मूविंग चार्जेस क्या होते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। क्या हुआ था कि एक करंट कैरिंग वायर था जो ऐसे करके बह रहा था इस वाले केस में, ये इस वाले केस में, ठीक है। तो क्या होता है, जब इन्होंने करंट कैरिंग वायर के पास एक ऐसे ही नॉर्मल चार्ज, कोई भी चार्ज, फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब ऐसे ही कोई भी चार्ज रेस्ट पर रख दिया, यहाँ पर रेस्ट पर रख दिया, तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ना ये मूव हुआ ना कुछ हुआ। जैसे कि हम बता रहे थे कि यार हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो Q इंटू वी होती है ना, चार्ज इंटू वोल्टेज नाम की कोई चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मतलब रेस्ट पर जब चार्ज था तो यार उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, ठीक है ना। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगती है बट वो मूविंग चार्जेस पर लगती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक चार्ज को हल्की सी वेलोसिटी दे दी और वो चार्ज थोड़ा सा मूव करने लगा। बस तभी इन्होंने देखा कि जब वो मूव कर रहा था वो स्ट्रेट ना जाके वो थोड़ा सा बेंड हो गया, और यही कॉज था मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही बेंड हुआ था। तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ यार जो भी चीज़ है वो मूविंग चार्ज को अफेक्ट करती है और रेस्ट वाले चार्ज को अफेक्ट नहीं करती, और ऐसा सिर्फ एक ही काम करती है जो कि है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे आगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्सेज ऑन रेस्ट चार्ज एज वेल एज मूविंग चार्जेस, बट मैग्नेटिक फील्ड ओनली फोर्स मूविंग चार्जेस, ठीक है। सो कंक्लूजन इज करंट कैरिंग वायर इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट। तो बस यही कंक्लूजन था छोटा सा। तो यार आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो चार्ज के चलने से या मूविंग चार्जेस पर ही अफेक्ट करती है, ठीक है ना। अब साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि यार जो उसकी क्षमता होती है ना, शक्ति होती है भाई मैग्नेटिक फील्ड में, वो कब तक काम करती है। तो उसके लिए हमने एक नाम दिया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड की पावर बताता है कि वो कितनी अच्छी पावर की है। कि भाई बहुत बेकार सी मैग्नेटिक फील्ड है कि मतलब इतनी पास में भी रखने के बाद भी इफेक्ट नहीं किया, या इतनी पास रखने के बाद ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया चार्ज को। तो उसके लिए हमने एक चीज़ चुनी थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट हमारे पास होती है टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसको हम CGS यूनिट में वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, ऐसे ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो इससे भी हम इनकी वेबर मीटर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं CGS यूनिट। आगे आई नो अभी लेक्चर में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आएगा बिकॉज अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस ये नॉर्मल डेफिनेशन है जो फालतू में बतानी पड़ रही है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो यार जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगी डायरेक्शन। तो इन दोनों ही चीज़ों को बताने के लिए बायोट ने बहुत मेहनत करी भैया, बायो सेवर्ट सर ने बहुत मेहनत करी, और उसके बाद जाके कुछ लॉज निकाले जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बायो सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं। तो बायो सेवर्ट सर का पहला स्टेटमेंट यही था कि अगर कोई हम पे करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है और उसमें कुछ करंट दौड़ रहा है भाई, तो एक P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते ड्यू टू होल कंडक्टर। मतलब पूरे वायर से जो भी इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी हम वो नहीं बता सकते। ये पहला उनका स्टेटमेंट था। अब हम बताते हैं क्यों नहीं बता सकते। उन्होंने ये रीज़न दिया, हम इसलिए नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ शेप ऑफ वायर, कि भाई वो कैसी शेप की है, इरेगुलरिटी होगी शेप में, है ना, तो दिक्कत होगी, बार बार क्या होगा,
करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, तो ये बहुत मुश्किल होगा एक पूरे कंडक्टर से बी को निकालना। ठीक है। उसके बाद लोकेशन ऑफ पॉइंट, भाई क्या पता किस लोकेशन पर है पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर, क्या पता इनफाइनाइट वायर हो, ठीक है। एंड ऑल्सो द एंगल, भाई क्या पता क्या एंगल बना रहा है ये हर पॉइंट पर एंगल डिफरेंट बनेगा ना। तो उन्होंने बोला कि भाई होल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए तो हम नहीं निकाल सकते, बट हाँ एक चीज़ के लिए निकाल सकते हैं, वो अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और देखो साथ ही साथ करंट की डायरेक्शन देखो हर पॉइंट पे चेंज होगी। मतलब अभी तो इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है ना, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अभी तो यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद जब इधर जाएगा तो ये ऐसे करके जाएगा, और ऐसे ही हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो बस इसलिए इन्होंने पूरे कंडक्टर के लिए मना कर दिया कि भाई नहीं निकाल सकते हम, हमसे नहीं निकलेगी। तो चलिए देखते हैं इन्होंने आगे क्या करा। तो ये डेरिवेशन आपको बतानी पड़ेगी, है ना हमको, क्योंकि बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बट इसी में सब कुछ छुपा है भाई। अगर ये समझ में नहीं आई तो काम हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, देखो मैं पहले ध्यान से सुनना, पहले मैं बताने वाला हूँ कि डेरिवेशन प्रूफ कैसे था, ठीक है। और उसके बाद वही क्वेश्चन पूछूंगा और बताऊंगा आप लोगों को जो आप लोग मुझसे पूछते वीडियो के बाद, ठीक है ना। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पक्की बात है, 100%। बहुत रिसर्च करके आए यार, सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। सो देखो पहले तो यार ये बेकार सा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो उन्होंने दे रखा है, और हर कोई पढ़ाता है ये। तो दिस लॉ स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल करंट कंडक्टर डी एल, स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल, ठीक है, ध्यान से सुनना, डी एल ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, वो बोल रहे हैं कि भैया जो डी बी होगा, क्योंकि मैंने बोला ना अभी तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम पूरी मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल नहीं सकते, लेकिन इंटीग्रेशन के हिसाब से जब हमारे पास कोई चीज़ मान लो एल है ना, इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल याद रखना एल, ठीक है। तो उसका जब हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो यार हम उसको डी एल से डिनोट करते हैं। ऐसे ही अगर हम डी बी की बात करें जो बहुत बड़ी होगी, उसका अगर हम छोटा सा पार्ट लेंगे तो यार वो डी बी होगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब हमने बोला कि पूरी लेंथ के लिए नहीं निकाल सकते डी एल के एल के लिए नहीं निकाल सकते, जो पूरी लेंथ होगी मान लो एल है, तो उस वायर की पूरी लेंथ के लिए अगर हम नहीं निकाल सकते, तो हाँ उन्होंने डी एल के लिए ट्राई किया, छोटे से एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई डी बी जो होगी, जो छोटी सी हमारी हम निकाल रहे हैं जरा सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, डी एल जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, ठीक है भाई। करंट होगा तभी भैया मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, ये तो ठीक है, नॉर्मल बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डी एल के लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब भैया इस पर जो है ना सवाल आ जाएंगे बहुत सारे, खैर उसको भी साइड में रख देते हैं। अभी पहले जल्दी से डेरिवेशन प्रूफ कर लो, उसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा पक्का। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया साइन थीटा के, चलो भाई हमने ये भी मान लिया। अभी हमने रीज़न नहीं पूछा क्योंकि मैं बाद में बताने वाला हूँ सब कुछ, ठीक है। तो डी बी बोल दिया उन्होंने बोला कि यार साइन थीटा है, चलो हमने ये भी मान लिया। और जो साइन थीटा है वो एंगल होगा डी एल और आर के। अच्छा भैया आर क्या है, अगर ये पी पॉइंट है, इसमें करंट दौड़ रहा है, और ये एलिमेंट हमने डी एल कुछ इस जगह लिया है, तो डी एल से जो पी तक की दूरी है वो आर होगी, और ये जो डी एल है इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इन करंट की डायरेक्शन और पी और आर के बीच में ये जो आर है और ये होगा डी एल, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा थीटा, वही थीटा है साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वो है क्या, बट क्यों है वो अभी भी नहीं पता हमें, ठीक है ना, कि भैया साइन थीटा क्यों आया। उसके बाद इन्होंने ये भी बोल दिया कि भैया जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी डी बी पे इफेक्ट पड़ेगा। वो तो हमने पहले ही उसमें देख लिया था कि यार अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर मैं चार्ज को यहाँ रख दूंगा तब तो उस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के पास रखूँगा तभी तो फ़र्क पड़ेगा, ऐसे करके तो ये अफेक्टेड हो जाएगा चार्ज। तो ये तो सीधी बात है, चलो ये तो हमें भी समझ में आ गया कि भाई डी बी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। पर अब इन्होंने क्या करा, सबको कंबाइन कर दिया और बहुत जल्दी से तेज़ी से इन्होंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन लगा दिया। और जब ये हटाते हैं तो भैया हर किसी को पता है फिजिसिस्ट को एक कांस्टेंट ज़रूर आता है, ठीक है ना। अब बच्चों का सवाल ये होगा कि यार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है तो यही क्यों लिया कांस्टेंट, अरे भाई के क्यों नहीं माना, है ना। इस सब का भी आंसर मिल जाएगा अभी, ठीक है, सब मिलेगा। मैंने अभी सब तैयारी कर रखी है बहुत ज़्यादा आगे। और साथ ही साथ इन्होंने फिर क्या किया, जब इसी एक्सप्रेशन को ये जो मैग्नीट्यूड के लिए लिखा हुआ है इसको जब इन्होंने वेक्टर में चेंज किया तो भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, अचानक से क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। ये क्यों आया, नीचे साथ में आर क्यूब हो गया आर स्क्वायर का, ये क्यों आया भाई। बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पर, मतलब
बच्चे अगर पहली बार देखेंगे ना ये डेरिवेशन तो मतलब हड़बड़ा से जाएंगे ना भाई कि क्या कर दिया, है ना। तो भाई चलो ये देख लेते हैं। वैसे ये फॉर्मूला बहुत बेस्ट होता है बिकॉज ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। पर आपको मुझे मालूम है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये लिखा क्या है, ठीक है ना, मतलब अजीब सा लग रहा होगा देखने में थोड़ा। तो जो ज्ञानी बच्चे बैठे हैं वो भी धैर्य रखें, अभी हम सब बताने वाले हैं। तो पहली गलती, मिस्टेक तो बताते ही हैं हर बार। तो पहली गलती क्या होती है? पहली गलती ये होती है यार, बस बहुत छोटी सी गलती है, मतलब ये तो हर कोई करता ही नहीं है नॉर्मली, पर मैंने फिर भी इंक्लूड करी है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय दिस। भाई ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, ये है ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को तो पहले आप बहुत ज़्यादा याद रखना, क्योंकि मुझे मालूम है पेपर में जब बहुत सारा रिवीजन करके जाओगे ना तो यही गलती करके आओगे बेटा, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दी और ये सही हो गई। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो तो भाई सही हो गई। और स्केलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब ये आपका पहला क्वेश्चन होगा कि भैया DL क्यों लिया? तो मैं ये अभी बताया मैंने आपको, एक सेकंड पेन ले लो अपना। तो देखो ये DL क्यों लिया, इसको समझने के लिए हम पे बहुत छोटा सा एग्जांपल है एक, जो देखो भैया इंटीग्रेशन है इसका पहला रूल, ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है L और B। इसको हमने Y और X में कन्वर्ट कर दिया, मतलब L को हमने लिख दिया Y और B को हमने लिख दिया X। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसको हमने X लिख दिया। अब हमें पता है, देखो यार कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के हिसाब से ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम वैल्यू, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जब ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये मिनिमम वैल्यू होती है, तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यार मैक्सिमम ऊपर और मिनिमम नीचे लिखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो B थी इसको लिखने का एक और तरीका है ऐसा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि हमने ये जो हमने x माना था ना, पूरा ये जो हमने x माना था मतलब जो कि B ही है ना, उसको लिखने का तरीका है ना, तो हम दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो B को हम x की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे क्यों ऐसे? इसको इसलिए ऐसे लिखेंगे यार क्योंकि देखो, एक मिनट मैं जूम कर लूँ PDF थोड़ा, ये देखो यहाँ पर हमारी जो ये पूरी लाइन थी यार, ये पूरी x थी, ठीक है। हमें इसको x की फॉर्म में B की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे और ये ऐसे लिखा जाएगा बिकॉज अगर ये पूरी लेंथ x है तो इस x का छोटा सा पार्ट dx बोल सकते हैं हम, और ये बहुत सारे dx 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 मिलाकर पूरा एक x बन जाएगा जो कि B है, ठीक है ना। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, dx को इंटीग्रेट करेंगे तब हमको x मिल जाएगा, और x की फाइनल वैल्यू क्या है? ये है, और मिनिमम वैल्यू क्या है? ये है, जो हमने यहाँ पर और यहाँ पर पुट किया, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है भैया, बायोट-सावर्ट्स का सर का यही हमारा वो था मोटिव, मेन मोटिव, कि हमारा जो ये जो L लेंथ का वायर है जिसकी फाइनल में भी L2 होगी फाइनल लिमिट और L1 होगी, है ना। तो उसमें से हम क्या करेंगे, इस L में से छोटे छोटे DL काट लेंगे, छोटे छोटे DL काट लेंगे, और उन सबको जो हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि DL के लिए अगर DB लेंथ DL के लिए अगर DB मैग्नेटिक फील्ड है तो पूरी L के लिए B टोटल होगी, है ना। तो बस यही लॉजिक यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये L2 माइनस L1 मतलब क्या होगा? पूरी L होगा, फुल लेंथ। क्यों होगा? अबे यार तुम इतना तो तुम्हें समझना चाहिए कि मतलब अगर कोई लंबा लाइन है ना, उसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो अगर मेरे को इतनी डिस्टेंस की बात करनी है, जैसे कि ये वाला है, देखो 2, अरे यार कलर, देखो 2 और 4 के बीच की मुझे डिस्टेंस जाननी है, और मेरे पास पॉइंट दे रखे हैं 4 और 2। जैसे यहाँ पर मेरे को दे रखे थे पॉइंट L1 और L2, और मुझे नहीं पता नीचे इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोऑर्डिनेट को इसमें से माइनस कर देता हूँ और मुझे इसकी डिस्टेंस मिल जाती है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है। फाइनल में से लोअर वाली माइनस कर दो तो तुम्हें पूरी वो मिल जाएगी लेंथ, जैसे कि मेरे को यहाँ पर मिल गई 2, ठीक है ना। 4 माइनस 2 यार 2, ठीक है। तो इतना आपको समझना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैथमेटिकल टूल है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि DL इसलिए लिया था क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार अगर मैं बड़े से वायर में से छोटे छोटे DL काट लूँ और फिर उन सब को इंटीग्रेट कर दूँ, DL को इंटीग्रेट कर दूँ, तो जो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड DL की वजह से मिली थी वो भी इंटीग्रेट होगी और वो DB की जगह B हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सोचा उन्होंने, और उनसे सोचा कि यार अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, सारी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी वायर की वजह से, टोटल वायर की वजह से, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपने ये भी देखा होगा यार कि चलो डी एल तो ठीक है, पर जब हमने वेक्टर का यूज़ करा तब हमने डी एल वैक्टर लिया। अब भाई साहब जो बहुत समझदार बच्चा है ना, वो पूछेगा मुझसे ये क्वेश्चन कि भैया आपने डी एल कैसे ले लिया वेक्टर, वो भी मतलब वैसे आप कह रहे हो कि यार ये लेंथ है और वैसे आप कह रहे हो ये वेक्टर है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो यार मे बी तुम शायद ये वाला कॉन्सेप्ट भूल चुके हो जो आपने 11th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा और दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा कि भाई लेंथ जो होती है, लेंथ यानी कि हमारी जो एल थी जिसको हमने डी एल लिखा है अब, जिसको हम एक डायरेक्शन भी दे रहे हैं करंट की, है ना। तो वो जो लेंथ है वो एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टाइप में होती है, दो टाइप में एग्जिस्ट करती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस में क्या होता है यार, हमने एक जर्नी कवर करी और वो जो डिस्टेंस कवर करा वही होता है क्या कहना है डिस्टेंस। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब हम फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की बात करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, ना कि जर्नी गिनते फिरते हैं। तो भाई हम 50 किलोमीटर चले ना, इस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी देर तक कहाँ से चले और कहाँ पर रुके। ठीक है ना, अगर हम एक सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, मान लो मैं इस पॉइंट से चलता हूँ, डिस्टेंस की बात करूँ तो ये पूरा मैंने कवर कर लिया। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ से घूम के यहाँ पर ही आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट मान लो अगर ये था तो इनिशियल भी तो यही हो गया, तो ज़ीरो, है ना। तो मैंने मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैंने कोई जर्नी करी ही नहीं और डिस्टेंस के हिसाब से मैंने पूरा एक चक्कर काटा। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, बट डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन जर्नी। ठीक है, ऑल्सो डिस्टेंस हैव अ डायरेक्शन सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको हमने एक डायरेक्शन दी गई है। कहीं आप सोचोगे यार लेंथ है भैया, ऐसे कैसे डायरेक्शन दे दोगे। ठीक है, तो वी आर टेकिंग लेंथ एज अ वेक्टर एज अ डिस्प्लेसमेंट, डी एल इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा यार थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अब डी एल को वेक्टर लेने का एक और रीज़न है। एक और रीज़न क्या है भाई, क्योंकि यार देखो डी एल को हमने वेक्टर लिया है जिससे कि इसको एक डायरेक्शन मिल पाए। तो हम इसको डायरेक्शन देना क्यों चाहते हैं, हम यार इसको डायरेक्शन इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर भाई इतना खतरनाक है, ये मतलब कुछ भी है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर मान लो इतना खतरनाक है जिसमें करंट की डायरेक्शन रेगुलरली चेंज हो रही है। तो यार उससे भी मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ता है ना। अभी हमने देखा कि डी एल जो था वो डायरेक्टली डी बी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो हम बार बार करंट की डायरेक्शन कैसे लेंगे, करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, हम उसको कैसे लेंगे। तो इसलिए हमने डी एल का यूज़ किया, क्योंकि यार देखो करंट तो दौड़ता रहेगा। तो पहली बात तो मैं करंट से ऐसे करके एक लाइन नहीं बना सकता पॉइंट लेके, क्योंकि करंट तो दौड़ता रहता है ना, हर पॉइंट पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि यार इसको हमने डायरेक्शन देने की कोशिश करी है डी एल के थ्रू। ठीक है ना, तो डी एल हमने इसलिए लिया क्योंकि हम लेंथ से लेंथ को कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है ना, विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यार मतलब समझ में तो आना चाहिए, काफ़ी कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पे भी जो मैंने समझाया है। हाँ, तो बाय विच करंट डायरेक्शन आर आल्सो चेंज्ड, ड्यू टू विच वी गेट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन कंडक्टर, है ना। डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगी और करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इसलिए हमने डी एल की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन माना है, जो कि सही भी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कि भैया कांस्टेंट लगाना था तो के वे एम सी ये सब क्यों ना लगाया, है ना मतलब देहाती वाली लैंग्वेज पे आ गया मैं, सॉरी तो खैर नॉर्मल हो गया आप लोगों के लिए तो। और फिर तो हमने क्या लिया, हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिया। तो हमने ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही क्यों लिया, है ना पॉइंट। तो यार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसलिए लिया भाई, देखो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि देखो म्यू नॉट जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट की तरह ही होता है, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा आई थिंक सो। कुछ बच्चे बिना चैप्टर पढ़े तो बैठेंगे नहीं कि यार हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, मैग्नेटिज्म घंटा आएगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में, सॉरी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इट मेजर्स द रेजिस्टेंस दैट कॉज्ड बाय द स्पेस इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही होती है तो हमारी जो खाली जगह है ना, खाली जगह है, खाली पार्टिकल्स दौड़ रहे होंगे उसमें, है ना, तो वो सब चीज़ें अपोज करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने से रोकती हैं। ठीक है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो अपोजिशन फोर्स है, ये इसको ही हम म्यू नॉट बोलते हैं। यही हमें बताती है कि यार कितनी ताकत से स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने से रोक रहा है। ठीक है ना,
अब हमारा म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट इज़ द एबिलिटी ऑफ स्पेस टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू कंडक्ट थ्रू इट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी भी स्पेस में से पास कराने में जब स्पेस खुद हेल्प करता है, वो कितना उसको छूट दे रहा है कि हाँ भाई निकल जा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये जो छूट देना है यही हमारा म्यू नॉट होता है, जिसको हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो ये हम ये देखते हैं कि यार अगर मान लो ये छूट देना चालू ना करे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में से पास ही नहीं हो पाएगी और बन ही नहीं पाएगी, है ना। अगर म्यू नॉट अपनी छूट देना बंद ना करे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएंगी, स्पेस से कंडक्ट हो ही नहीं पाएंगी, है ना। तो इस वजह से हमने म्यू नॉट लिया है। सही है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, इंटेंसिटी डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। मतलब ये जो है ना किस क्या चीज़ है, ये एक पावर है जो अलाउ नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और ये एक पावर ऐसी है जो अलाउ कर देती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है ना। ये अलाउ की पावर है और ये डू नॉट अलाउ की पावर है। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं कि भाई यही क्यों लिया था, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन जब पता चल गई है तो इसका मतलब ये है कि यार जब तक ये म्यू नॉट अलाउ नहीं करेगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई, जब तक तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं अगर ये नहीं होगा तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड कराया एज अ कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू है 10⁻⁻⁷, ठीक है ना। इसको आप याद रख लो, न्यूमेरिकल्स में ऐसी लिख जाएगी। और ये इसको हम बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम स्लैश एयर भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि एयर यूज़ करोगे आप लोग तो बोर्ड्स में। साथ ही साथ अगर किसी और मीडियम की, मान लो पानी में हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड कैसे, रिलेटिव म्यू नॉट कैसे निकलता है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ स्पेस कैसे निकलता है, वो निकलता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ऐसे करके निकलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, वो न्यूटन पर एम्पियर -2 होती है पावर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार, मैंने कोशिश की है, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए देखो आप हमारे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और यहाँ तक कि मैं आईडी वगैरह सब बांट दूंगा कि भाई कहीं भी मैसेज कर दो आप, ठीक है। नंबर वगैरह चाहिए वो भी बता देना, मैं सब जगह मैसेज कर दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसलाइक मारो अगर अच्छी नहीं लग रही वीडियो, तो बोर कर रहा हूँ तो डिसलाइक मार दो। खैर, अब भाई साइन थीटा, अब ये क्वेश्चन आपका ये होगा यार साइन थीटा क्यों आया, कॉस थीटा क्यों नहीं आया है। कॉस थीटा भी तो आ सकता था ना, कॉस थीटा भी तो आ सकता, थीटा ही तो है, एंगल ही तो है, पर नहीं, इसके भी रीज़न है, ठीक है ना। तो पहले तो एक रीज़न हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या कहती हैं। देखो यार, ऑब्जर्वेशन ये कहती हैं कि जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था ऐसा कुछ, है ना, और हमने जो हमारा पॉइंट था P जिस पर हम यार चार्ज रखने वाले थे, वो अगर हम 90 डिग्री ले लें, ये जो DL है यहाँ पे DL होगा ना हमारा यहाँ पे, तो इस DL से अगर हम 90 डिग्री ले लें तो भाई जो थीटा है वो 90 है ना। तो हमने ये देखा ऑब्जर्वेशन से कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आई, सही है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आई R दूरी पर, और मान लो हम R ही दूरी पर नीचे की साइड अलोंग द वायर ले लें, पॉइंट हमने क्या लिया है, अलोंग द वायर लिया है पॉइंट, ठीक है। तो अलोंग द वायर पॉइंट लेने पे क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी यार, है ना, क्योंकि इसके बीच में DL के बीच में और P के बीच में कोई वही नहीं है, एंगल ही नहीं है ना। यहाँ पे पहले होता है एंगल, बट यहाँ पे और इधर को जाऊँगा तो और छोटा हो जाएगा एंगल, और इधर जाऊँगा तो और एंगल छोटा हो जाएगा, ऐसे करते करते एंगल ज़ीरो हो गया जब मैं वायर पे आ गया तो, ठीक है। तो B हमारा ज़ीरो हो गया, और ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली से दैट दिस बिहेवियर इज़ ऑफ साइन फंक्शन, मतलब 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू और 0 डिग्री पर ज़ीरो वैल्यू। अगर हम कॉस की बात करें तो भाई कॉस जो होता है 0 होता है 1 पर, 90 डिग्री पर, ठीक है ना, 0 होता है, तो भैया उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अलग होती है, tan की भी अलग होती है और बाकी सबकी अलग होती है। सिर्फ साइन ही फंक्शन ऐसा है जो इस बिहेवियर को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा रीज़न, मैथमेटिकल रीज़न। अब मैथमेटिकल रीज़न है तो भैया मैथमेटिक्स से ही देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ, देखो अभी जो मैंने बताया ना वो यार ट्रिग्नोमेट्री थी, ठीक है, अभी आ गया वेक्टर्स। बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सीधा सीधा ये बोल दिया कि साइन क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि भाई वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है,
यार वो जाके मैथमेटिकल टूल देखो यार पहले, ठीक है ना, फिर आ जाना भाई, दिक्कत हो जाएगी यार ऐसे नहीं तो, ठीक है। आपको क्वेश्चन बना रहेगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत ही है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है ना, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें, ए भी साइन थीटा लिखा है सीधा सीधा, बहुत बोल गया मैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है डी एल, ठीक है ना। अगर डी एल होता तो डी एल वैक्टर मल्टीप्लाई बाय आर वैक्टर इज इक्वल टू डी एल मैग्नीट्यूड इंटू आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल इंटू साइन थीटा। पर अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है ना और डी एल डॉट आर होता है ना, दोनों डॉट प्रोडक्ट होते, तो हम पे क्या मिलता, ये मिलता डी एल का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। बट भाई हमें कॉस थीटा तो होना चाहिए, हमें तो साइन थीटा चाहिए, हमारा जो बिहेवियर है वो साइन थीटा से मैच हो रहा है, तो इस वजह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। यार इसका एक रीज़न और है। अब आप ये पूछेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया हमने, साइन थीटा है ठीक है, पर फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया, तो देखो उसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्रॉस प्रोडक्ट वाई, ये सब मैंने बनाया ठीक है तारीफ कर रहा हूँ खुद की। तो एक्सप्लेनेशन, बिकॉज द आंसर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर। भैया ये यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मतलब आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे मैग्नेटिक फील्ड का। देखो यार ये हमने सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन से देखा है कि इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट कब लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट तब लगता है जब कोई भी दो वेक्टर का रिजल्ट तीसरा वेक्टर होता है, साथ ही साथ ये जो बनने वाला वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा और साथ ही साथ इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा। आप इसको इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हो, ये एक्स वाई और जेड, अगर डी एल और आर के बीच का एंगल मैं 90 कर दूँ तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक्स वाई जेड की तरह ही ट्रीट होती हैं। देखो यहाँ पे मैंने डी एल और आर के बीच का एंगल थीटा ले रखा है, ठीक है ना, थीटा ले रखा है डी एल और आर के बीच का एंगल, मान लो कोई एंगल है, ठीक है ना। पर जो हमारी बी आएगी ना यार, बी हमेशा डी एल के साथ ही साथ आर के दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, नो मैटर वट एवर द एंगल इज इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ डी एल एंड आर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत नॉर्मल बात है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी यही प्रॉपर्टी होती है कि रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा दोनों प्रोडक्ट वाले वेक्टर्स के, ठीक है। मैंने इसको इंडिविजुअल दिखाया, देखो बी और आर में 90 डिग्री होगा और डी एल और बी में भी 90 डिग्री होगा। इसको कंबाइनली लिख सकते हैं, मान लो डी एल और आर के बीच का एंगल जो था वो थोड़ा सा बड़ा एंगल है, मैंने अभी इसमें छोटा दिखाया था, इस कोई बड़ा एंगल है ना, तब भी क्या होगा, बी आर के और बी डी एल के दोनों के परपेंडिकुलर होगा भाई साथ में, ठीक है ना। तो देखो इसकी क्या बनती है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है यार, या तो ये ऊपर होगा या तो ये नीचे होगा, नीचे होगा तब भी तो 90 डिग्री हो सकता है ना। तो बस इसी बात पे वेरिएशन खेल जाती हैं बोर्ड्स, वो आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बोलते हैं हर बार। तो ऑब्जर्वेशन से दैट बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स डी एल एंड आर एंड डू नॉट एंड डॉट प्रोडक्ट डू नॉट हैव दैट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पर है, ठीक है ना। तो बस इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, साथ ही साथ यहाँ पे साइन भी मिल रहा था और ऑब्जर्वेशन ये भी कह रहे थे कि यार साइन थीटा ही सही है। तो आपको समझ में आ रही होंगी अब बात है कि भाई साइन थीटा क्यों लिया, डी एल क्यों लिया, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यों आया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया, ये सब चीज़ें समझ में आ रही है ना अब, ठीक है ना यार, समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, क्योंकि अब भाई डायरेक्शन की बात आ गई है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो कैसे होगी भाई, है ना, इनमें कैसे होगी। तो देखो यार इसका एक बहुत छोटा सा रूल है, हम पे दो रूल है इसके लिए पढ़ने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, दो रूल है, ठीक है ना, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो भाई देखो पहले तो यार मैं इसको छुपा दूँ, आप लोग इसको फालतू में देखोगे परेशान हो जाओगे, ठीक है। देखो डी एल और आर के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है ना, थीटा एंगल है, और ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर था, हमने इसमें से डी एल तोड़ लिया, वही रोज की बात, ठीक है ना। आर यहाँ पर है, जो आर जो किसके बीच का डिस्टेंस है, डी एल और पी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना, पी एक पॉइंट है जहाँ पे हम चार्ज रखने वाले हैं। तो इनके बीच का जब आर डिस्टेंस है और डी एल ये है, तो देखो डी एल और आर में यही कुछ एंगल बन रहा है, इतनी बात सही है, हाँ जी सही है। अब क्या करूँ, अब भैया ये करो, आप अपना क्या कहते हैं हाथ लो, है ना, अब क्या करो, इस पॉइंट पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, डी एल
और आर के बीच में ये जो पॉइंट मिल रहा है ना यार, जहाँ से दोनों की पूंछें हैं, है ना, एरो नहीं है, इस पॉइंट पे क्या करो यार, एक स्क्रू रख दो। स्क्रू तो भाई सब देखा होगा आपने, छोटा सा बना देता हूँ, ऐसा करके होता है, गोल सा होता है ऊपर से, ठीक है ना। तो आप ये क्या करो, स्क्रू बना दो, है ना, और स्क्रू मतलब बनाओ मत, स्क्रू को रखो और जहाँ पर पॉइंट है, जिस डायरेक्शन में पॉइंट है, जैसे मेरे पर राइट में पॉइंट है, मेरे राइट में पॉइंट है, ठीक है ना, इस लाइन से मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे राइट में पॉइंट है, तो भाई स्क्रू को राइटली घुमाना चालू कर दो, कसो इसे, खूब कसो, ऐसे राइट हैंड में कसो कसो। और जैसे आप कसोगे ना तो क्या आपको क्या मिलेगा, इमेजिन करो, अगर आप इस पॉइंट पे रख के स्क्रू को कसते हो, है ना, राइट हैंड की तरफ घुमाते रहते हो घुमाते रहते हो, तो क्या होता है, स्क्रू अंदर घुस जाता है। तो मान लो अगर आप इस पेपर पे स्क्रू रखते इसी पॉइंट पर और कसना चालू कर देते, तो स्क्रू क्या करता है, स्क्रू छेद कर कर अंदर घुस जाता है पेपर के। मतलब जहाँ पर उसकी नोक होगी ना, क्या कहते हैं, जहाँ पर उसका एंड होगा, किसका, स्क्रू का, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मीन्स जब हमने यहाँ पे पॉइंट रखा और हमारा स्क्रू कसने के बाद अंदर घुस गया, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर जाएगी। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं यार, इसको अगर मैं यहाँ पे लाइन बना के अंदर दिखाऊँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप लोग तो भाई पेपर पे समझ लोगे ऐसी है, पर ये 3D हो रहा है, ठीक है ना, ये 2D होता है, यहाँ पे अभी 2D था, लेंथ और ब्रेथ दिख रहे थे, अब हाइट भी आ गई, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम स्क्रू रख के कसते हैं तो ये स्क्रू हमारा अंदर घुस जाएगा, जो कि इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड एक्ट कर रही है, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं भगवान, ठीक है। इनवर्ड के लिए ऐसा साइन लगता है मैग्नेटिक फील्ड, या किसी भी चीज़ के लिए, ये पूरी फिजिक्स के लिए है, ठीक है। और आउटवर्ड के लिए क्या लगता है, आउटवर्ड के लिए ये लगता है, समझ आ गया, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो इनवर्ड स्क्रूइंग इज लॉकिंग, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही चलो स्क्रू में मत मानो, बोतल का ढक्कन मान लो, अगर आप उसको राइट साइड घुमाओगे तब भी बोतल का ढक्कन नीचे ही जाएगा, और नीचे जाएगा तो बोतल बंद हो जाएगी। तो भाई जब ढक्कन हमारा नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, इट मीन्स ये इनवर्ड जा रहा है पेपर के, ठीक है ना। इतनी छोटी सी बात यार समझ में आ जानी चाहिए यार, आपको मैं बता रहा हूँ, आ जानी चाहिए, गलत बात है अगर नहीं आ रही तो समझ में। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो या फिर, ठीक है ना, इंस्टाग्राम बहुत फेमस है। खैर, तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखो क्या होगा, जब आपको पता चल गया कि भाई हमने आर पे जब निकाला तो ये सब इनवर्ड ही जा रहा है, ये वाला भी इनवर्ड जाएगा, ये वाला भी इनवर्ड जाएगा, ये भी इनवर्ड, ये भी इनवर्ड, कैसे भी स्क्रू रख लो ये इनवर्ड ही जाने वाला है। वो बात अलग है अगर पॉइंट यहाँ होता और तब मैं स्क्रू रख के देखता और मैं पॉइंट की तरफ घुमाता तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता, जिससे हमारा स्क्रू खुल जाता। तो अगर कोई स्क्रू घुसा हुआ भी है तो भी वो बाहर आ जाता, मीन्स अपसाइड आ जाता, ऊपर आ जाता, है ना। तो इट मीन्स ये आउटसाइड द पेपर आ रहा है, आउटसाइड द पेपर को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इन आउटवर्ड, ठीक है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हमारा पॉइंट इस साइड था, राइट हैंड साइड पे। तो ये सब जगह से हमें ये पता चलता है कि यार जो हमारा स्क्रू है वो अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रही होगी इनटू द पेपर, ठीक है ना। बोलने में कुछ मिस कर दूँ तो यार प्लीज़ माफ़ कर देना, इस वक्त जोश में पढ़ाने में। तो ये आ गया हमारा इन्वर्ट द पेपर, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को बस एक दो पॉइंट पकड़ने हैं, जैसे कि हमने ये जो क्रॉस बनाए हैं इनको पकड़ना है और बस एक सर्कल डिनोट कर देना ऐसे। तो ये जो आप बनाओगे ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। खैर हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें ये पढ़ना ही नहीं है फिलहाल, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखो मैंने इस वाले केस में यही किया है, मैंने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इट मीन्स पॉइंट यहाँ पर होगा, आर ये हमारा है ही, है ना, बायोट-सावर्ट लॉ समझ में आ गया ना। डी एल हमारा ये है, तो डी एल और आर के बीच में जो थीटा है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें रख के देखना है स्क्रू, और स्क्रू को घुमा के देखना है लेफ्ट में, ठीक है ना यार। लेफ्ट में जब हम घुमाएंगे तो हमको पता चलेगा यार स्क्रू ऊपर आ रहा है, अरे स्क्रू तो ऊपर आने लगा, स्क्रू ऊपर आने लगा, इट मीन्स जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो भी आउटवर्ड आ रही है, पेपर से बाहर निकल रही है ऊपर की साइड, ठीक है ना, आपकी आंखों की तरफ आ रही है, ऐसे समझो। तो इसको थोड़ा विजुलाइज़ करो यार, विजुलाइज़ नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। पर इसके लिए भी ना अब हमने एक बहुत प्यारा रूल निकाला यार, ये स्क्रू का बहुत ड्रामा है ना। तो हमने निकाला राइट हैंड पाल्म रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड पाल्म रूल। तो राइट हैंड पाल्म रूल में देखो 3 चीज़ें याद रख लो, बस 3 ही पॉइंट है इसमें। फिंगर्स जो होंगी ना वो हमारी पॉइंट करेंगी पॉइंट को, मतलब जो भी पॉइंट होगा, पी होगा या क्यू होगा, जो भी होगा जिस पे भी हम चार्ज रखने वाले हैं उस पॉइंट को डिनोट करेंगी हमारी फिंगर्स, ठीक है। फिंगर्स कहाँ होती हैं सर, यहाँ पे, है ना। तो मतलब ऐसे करिए फिंगर्स डिनोट करेंगी। अच्छा पाल्म क्या होता है, पाल्म होता है हथेली, ठीक है। तो हथेली जिस साइड होगी उसी साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये मेन है, ठीक है। और थंब क्या करेगा, थंब हमारा बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है ना।
तो पहले तो अपना हाथ थोड़ा सा चीर लो और अपना अंगूठा बिल्कुल ऐसे करके कर लो और बाकी सारी उंगली अपनी ऐसे खड़ी कर लो, है ना। ये बहुत गंदा हाथ बनाया मैंने, ठीक है ना, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। तो अब जब हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, छोटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ मैंने पॉइंट रख रखा है ना। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यार हम इस पॉइंट पे अपना हाथ रखेंगे। एक्चुअली हम क्या करते हैं, पी पॉइंट के पास ही देखते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमारी हमेशा पी पॉइंट के पास बनती है, ठीक है ना। हम ऐसा मान के चलते हैं पी पॉइंट के पास बनेगी, बस हमें बताना है कि अंदर जा रही है बाहर जा रही है, इतना काम बताना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पहले आप ये वाला देखो कि हमने पी यहाँ पे रख रखा था, हमने पूरा हाथ उठा के ऐसे रखा कि हमारा जो, अरे यार ये एक तो पिक्चर बड़ी नहीं हो पाती एकदम से, हमने पूरा हाथ उठा के ऐसे रखा कि हमारा जो अंगूठा है वो हमारा करंट की डायरेक्शन बताए और जो हमारी फिंगर्स हैं वो हमारी पी की पॉइंट की डायरेक्शन बताएं, ठीक है ना। बस ऐसे रख दो और अब देखो यार जरा हथेली कहाँ आ रही है, सीधा हाथ ही रखना, राइट हैंड है, कहीं उल्टा हाथ रखने बैठ जाओ, कितना ना मैं तो उल्टा लगाऊंगा शॉर्टकट, अच्छा मोड़ना नहीं पड़ेगा ना, हाथ मोड़ो, ठीक है, राइट वाला। तो राइट वाला हाथ जब आप ऐसे रखोगे तो हथेली कहाँ है भाई, अंदर की तरफ, पेपर की तरफ हथेली है। इट मीन्स जो हमारी बी होगी वो इनवर्ड होगी, बहुत सिंपल बात है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल भी। देखो अब यहाँ पे देखो आप, ये देखो हमारा पॉइंट क्या है, अब की बार मान लो पॉइंट इधर की साइड है और हमारा करंट जो है वो इस साइड जा रहा है, तो अंगूठा हमारा करंट की डायरेक्शन बताएगा, उंगलियां हमारी पॉइंट की तरफ इशारा कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। हथेली कहाँ है, हथेली तो मुझे देख रही है, हथेली मुझे देख रही है, इट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई वो भी मुझे देख रही होगी, बाहर आ रही होगी वो, ठीक है। पक्का ना, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाऊँ, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देख लो, अगर समझ में आ गया तो देखो यार, रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो है भाई, वीडियो पॉज है, पीछे करो दोबारा देखो, क्या दिक्कत है, गलत नहीं पढ़ा बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ, मैंने करंट की डायरेक्शन थोड़ी नीचे कर दी है और पॉइंट हमारा इधर ही रखा है, करंट की डायरेक्शन इसमें भी नीचे और पॉइंट हमारा इधर ही रखा है। तो चलो अपना सीधा हाथ उठाओ भाई, सीधा हाथ उठाओ, ट्राई करो, सीधा हाथ उठाओ, उल्टा कर दो इसे, बिल्कुल टेढ़ा कर दो और देखो करंट की डायरेक्शन नीचे, पॉइंट की डायरेक्शन इधर, हथेली कहाँ है, हमारी तरफ, इट मीन्स आउटवर्ड, समझ आया। ऐसे ही देखो ये वाला केस, सेकंड वाले केस में क्या हुआ है, करंट की डायरेक्शन थंब की, उंगलियों की डायरेक्शन पी की, ठीक है ना, और नीचे देखना तो भैया हथेली कहाँ है, हथेली तो पेपर की तरफ है, पेपर की तरफ, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी पेपर की तरफ होगी, अंदर जाएगी, इनवर्ड, इनवर्ड का साइन ऐसा, ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई। अब देखो यार ये वाला अब समझना तो यही चाहिए, ठीक है, कोशिश करना चाहिए, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो भाई यार ये 4 क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कर लो, ठीक है ना। मैं हाथ ही साथ अभी बता दूंगा इसके आंसर भी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर ये बहुत प्यारे हैं ना, ये बनाए मैंने आपके लिए, तो ज़रा, क्योंकि आप ये सोच रहे हो ना यार कि हर बार ऐसे तार दे देगा, अब भाई हर बार तार नहीं मिलेगा, तार अब ऐसा हो गया है, तार अब ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ज़रा रोको वीडियो और भाई साहब ट्राई कर लो, ठीक है, ट्राई करो और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसे क्वेश्चन थे। और भाई लास्ट वाले क्वेश्चन देख के तो मज़ा ही आ जाएगा, फिलहाल तो ये छोटे छोटे हैं, तो मैं बस 5 सेकंड तक रुक रहा हूँ, फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन करके देखो जल्दी से, हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। चलो मैं आगे बढ़ गया, हो गए 5 सेकंड। तो पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है, करंट की डायरेक्शन इधर थी, मैंने अपना हाथ ऐसे रखा कि मेरा थंब जो था वो करंट की डायरेक्शन बताए और पॉइंट पी की तरफ इशारा हो ऐसे उंगलियों से, हथेली की तरह मेरी तरफ मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब ये वाला निशान भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में आ जाए, सेकंड क्वेश्चन में करंट इधर जा रहा था, अंगूठा ऐसे रखा कि यार करंट की डायरेक्शन मिल जाए, मिल गई करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स को हमने ऐसे रखा कि भाई पॉइंट मिल जाए, पॉइंट मिल गया, क्यों, है ना, इसी साइड तो है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद देखा कि हथेली किधर है, भाई साहब हथेली तो हमारी तरफ है, हमारी तरफ है तो यार लिख दो आउटवर्ड, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, दिक्कत तो भाई ना। ये देखो भाई साहब मैंने इसके लिए पूरी फ़ोटो खींची बिकॉज मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, दिक्कत आती है। इसमें लिखा है करंट कमिंग आउटवर्ड्स, क्या लिखा है, करंट कमिंग आउटवर्ड, करंट कमिंग आउटवर्ड, इट मीन्स जो अंगूठा होगा हमारा सीधे हाथ का, वो हमें कुछ ऐसा रखना होगा कि यार वो हमारी तरफ ही इशारा करे, ठीक है। पेपर पे चिपका दो अपना हाथ, ऐसे खड़ा कर लो अपने हाथ को और देखो कि अंगूठा आपकी तरफ है, पॉइंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और हमारे साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है यार, मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब ऐसे है, और ये पेपर पे नहीं बना रहा हूँ मैं, ये मैं हवा में बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना,
ये जो मैंने बनाया ये मेरा हवा में होगा, ठीक है ना। इसको देखो लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, करंट कमिंग आउटवर्ड ना, ठीक है ना, करंट कमिंग आउटवर्ड। तो बी हमारा कैसा हो गया, बी ऐसा हो गया। भाई साहब ये 90 डिग्री कैसे बना दिया। अब मैं यार अभी तो तुम पढ़ के आए हो कि भाई जो होता है बी वो डी एल के भी 90 डिग्री होगा और इसके भी 90 डिग्री होगा आर के। तो क्या दिक्कत है 90 डिग्री बनाने में, है ना। अभी तक 90 डिग्री तो आ रहा था, गौर नहीं करा क्या आपने। चलो ये क्वेश्चन है, देखो इसमें भी मैंने हाथ चिपका दिया भाई साहब अपना, खैर मेरा नहीं है। तो करंट गोइंग इनवर्ड, करंट जा रहा है अंदर, मतलब पेपर पे अपना पूरा अंगूठा ऐसे खड़ा करो कि पी की तरफ आपकी हथेली, पे की तरफ आपकी उंगलियां जाएं, सिर्फ उंगलियां, और जो हमारा करंट हो वो अंगूठा हो, ठीक है, अंगूठा अंदर जाता हो, ठीक है। हथेली देखो किस साइड आ रही है भाई साहब, हथेली तो ऐसे आ रही है यार नीचे की साइड कहीं, तो बना दो यार ऐसे, क्या दिक्कत है। देखो आंसर देखो आप ज़रा, ये देखो यही तो हुआ है, यही तो बोल रहा था मैं। तो हथेली ऐसी तो बनेगी आपकी, ठीक है। तो यार देखो समझ में नहीं आया तो पीछे रिमाइंड करो वीडियो, प्लीज़ जो सिंपल वाला एग्जांपल कराएं वो ज़रूर देखो एक बार, तब समझ में आ जाएगा। इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, कंक्लूजन सिर्फ यही मिला कि यार डी जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है डी के, और डी जो होती है परपेंडिकुलर होती है डी के। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ही इसलिए लिया है बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब यार ये आ जाती है मेन डेरिवेशन, मेन डेरिवेशन है यार सच में बहुत अच्छी डेरिवेशन है ये। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए ये डेरिवेशन देखते हैं जल्दी से नहीं यार बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत बड़ी डेरिवेशन है और सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एक सेकेंड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो यार इसके लिए इन्होंने क्या किया, सर ने, पेन कहाँ गया यार, ये तो इन्होंने क्या लिया, एक फाइनाइट वायर लिया जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, फुल लेंथ अभी नहीं पता, ठीक है ना, फुल लेंथ अभी नहीं पता। हमने क्या किया है, हमने इस पूरे वायर को ऐसे बांटा है, इसके सेंटर से हमने एक ऐसे पॉइंट ले लिया दूर पी, जो हम अभी तक लेते आ रहे थे। हमें पता है कि यार इस वायर में करंट दौड़ रहा है आई नाम का। हमने इसके सेंटर जो कि ओ है ना, उससे ए डिस्टेंस पर, अच्छा भैया ए जो है ना ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है हमने यहाँ से, ये याद रखना, नहीं तो फॉर्मूला पूरा उलट जाएगा, ठीक है। ये हमने जो ए डिस्टेंस लिया है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी से। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से, फिर बता रहा हूँ यार बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें आगे, ठीक है। और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हमने डी एल एलिमेंट यहाँ पर लिया है ना, तो थीटा क्या होगा, डी एल और आर के बीच का एंगल होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ सरकार ने क्या लिया, सरकार ने हमारे परपेंडिकुलर जो लाइन बनी हुई थी उससे ऊपर वाला जो एंगल था वो इन्होंने लिया फाई 1, और जो इससे नीचे वाला एंगल था टोटल वो इन्होंने लिया फाई 2। इतनी बात समझ में आ गई। देखो मैंने यहाँ पे एंगल पॉइंट एंगल डायग्राम बनाया जिसमें खाली पॉइंट और एंगल दिखते हैं, ठीक है ना। ये फाई 1, ये फाई 2, साथ ही साथ इसके बीच का एंगल जो है ना, जो पी सबटेंड कर रहा है इस लाइन पे, पी सबटेंड कर रहा है इस लाइन पे, इसको हमने अल्फ़ा बोला है। अभी पता चल जाएगा क्यों बोला यार, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके सब चीज़ें बता दूंगा। अच्छा तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बायोट-सावर्ट्स के हिसाब से यार द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू पर्टिकुलर करंट कैरिंग एलिमेंट डी एल इज गिवन बाय दिस। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ठीक है बायोट-सावर्ट्स लॉ है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये सब ठीक है। क्वेश्चन ये आता है भैया फाई 1 और फाई 2 क्यों लिया है, बता दो यार प्लीज़ जल्दी से बता दो क्यों लिया है। तो यार सुन लो फिर अब कहानी। देखो यार पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो, फाई 1 और फाई 2 की डेफिनेशन देख लो। देखो फाई 1 इज़ द मैक्सिमम एंगल फ्रॉम व्हेन वी टेक अ करंट एलिमेंट ऑन अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर। शॉर्ट में लिखें तो मैक्सिमम एंगल इन अपर डायरेक्शन, भैया मैक्सिमम एंगल है अपर डायरेक्शन में। ये देखो अपर डायरेक्शन में अगर हमारा जो पूरा वायर था वो एक्स और वाई पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये परपेंडिकुलर लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस है जितना ही बना सकता है। तो हमारा फाई 2 क्या होगा भाई, वो है मैक्सिमम डिस्टेंस डाउनवर्ड, वो भी मैक्सिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सॉरी एंगल है ना, सॉरी एंगल। सो ये भी मैक्सिमम एंगल है, ये भी मैक्सिमम एंगल है, बट यही फ़र्क है कि यार ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। अच्छा चलो ठीक है मान लिया। आगे भाई इनके साइन क्या है ना, इनके साइन क्या है भाई, हमने क्या किया है
phi1 and phi2 are taken to integrate the alpha। भैया अल्फा कहाँ था? अल्फा तो यहाँ था, ठीक है ना। ये अल्फा लिया है। देखो इनकी सोच क्या है, इनकी ये सोच है कि यार अगर हमारे पास ये जो पॉइंट पी था, इस पे जो एंगल बन रहा था डी एल और आर से, ये थीटा है, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं। पर मान लो यार, क्या पता अगर ये जो एंगल है ना, इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊँ, तो क्या मैं जब इस पूरे एंगल को कवर करूँगा तो इतना हिस्सा कवर हो जाएगा, और अगर मैं इस पूरे एंगल को इतना कवर करूँगा, है ना, तो ये पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? मतलब phi1 और phi2 को हमने ऐसे ही लिया है जैसे हमने उधर लिया था b x x2 और x1 के लिए, सही है। ये जो phi1 और phi2 हैं, ये अपर और लोअर मोस्ट लिमिट हो जाएंगे एक x का, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे पूरा बनाने के लिए, पूरा बनाने के लिए। मतलब हमें पूरी b निकालनी है इन सारे पॉइंट से। मतलब हम ये सोच रहे हैं ना कि यार अगर ऊपर जाएंगे यहाँ से तो हमें इतना एरिया मिल जाएगा, मतलब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर नीचे जाएंगे इतना हिस्सा तो हमें ये सारा पॉइंट मिल जाएगा, मतलब पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी एक फाइनाइट वायर की। ऐसा सोचा गया है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इन्होंने ऐसा कुछ ले लिया है। साथ ही साथ इन्होंने ये बता दिया कि phi1 phi2 अल्फ़ा, अल्फ़ा को ही तो कर रहे हैं, अल्फ़ा ही तो वेरिएबल है हमारे पास, जो एंगल है ना। थीटा तो यार एंगल था ना डी एल और आर के बीच का, ये अल्फ़ा जो है यही तो बनेगा phi1 और phi2, ठीक है। तो ये जो हम करेंगे तो जो कि सिमिलर होगा, देखो मैंने बताया ना x1 x2 x dx की तरह d लगेगा यहाँ पे, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो वेरिएबल लगता है। अच्छा ये देखो अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन आ गया, वाई इंटीग्रेटिंग अल्फा एंड नॉट थीटा वेयर एज द थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। जबकि ये बोल रहे हैं कि यार हम अल्फा को क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, जबकि थीटा हमें एंगल है। थीटा बायोसॉवर्ट्स के हिसाब से तो हम थीटा यूज़ कर रहे हैं ना यार, डी एल और डी आर में, है ना। जो रिलेशन था वो थीटा से ही था, तो हम क्यों अल्फा को इंटीग्रेट कर रहे हैं और थीटा को नहीं कर रहे? देखो यार मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन करने के लिए, एक्चुअली वी आर इंटीग्रेटिंग थीटा स्टिल, हम अभी भी थीटा को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई साहब। यार कैसे, पागल बना रहे हो सर? ना ना पागल नहीं बना रहा यार। देखो ये हमारा फॉर्मूला था जिसमें साइन थीटा दे रखा है, इतनी बात सबको पता है। थीटा किसके बीच का एंगल है? डी एल और आर के बीच का एंगल। तो देखो यही तो है वो डी एल और आर, ये डी एल ये आर, ठीक है। इनके बीच का एंगल था थीटा, हमने अल्फा ये वाला ले रखा है, ऊपर डायग्राम में देख लो, अगर नहीं देखना तो मैं बार बार ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा दे रखा है, अब हमारा अल्फा ही तो इसके साथ रिलेशन है। देखो ये मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, थीटा इज़ अ पार्टिकुलर एंगल, मतलब यार ये तो एक ही एंगल है, ये जो बी निकाल के देगा, डी बी निकाल के देगा, वो सिर्फ इसी एंगल के लिए वैलिड होगा। बट हमें क्या करना है, हमें पूरे वायर के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमें हर एंगल पे निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने फाई ले रखा है, ठीक है ना। सो फाइंडिंग ऑल विच इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर फाइंडिंग ऑल द एंगल्स, थीटा इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर फाइंडिंग ऑल द एंगल्स फॉर द होल वायर, इट इज़ जस्ट अ स्मॉल एंगल फ्रॉम मैनी एंगल्स फॉर्म्ड बाय phi2 phi1। मतलब phi2 और phi1 से phi1 और phi2 को चेंज करने के बाद हमें बहुत सारे एंगल मिलते हैं, बस किसी उनमें से एक ही एंगल है थीटा, ठीक है ना। वो एक पर्टिकुलर केस है यार, वो कोई वेरिएबल नहीं है, सही है। बट स्टिल फॉर्मूला कंटेन्स थीटा, सो जस्ट चेंज थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब समझ आई बात? यार डी बी वाला जो फॉर्मूला है यार, तुम्हें बार बार दिखाना पड़ता है, एक तो ये डी बी ये वाला जो फॉर्मूला है भाई, इसमें थीटा है ना, तो हम क्या करेंगे, थीटा को अल्फा में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे सरकार? ये ट्रायंगल बन रहा है, सम ऑफ ट्रायंगल तो पढ़ा है ना, तो ये एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तीनों एंगल का सम। अब लो ये तुम्हें लीनियर पैरेलल नॉर्मल वाली चीज़ें बतानी पड़ेंगी 9th क्लास की। ये तीनों का सम 180 डिग्री, ये प्लस ये 180 डिग्री माइनस 90, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा, ठीक है। खुश हो गए? तो भाई थीटा क्या हो गया हमारा, अब 90 माइनस अल्फा हो गया। चलो मान लिया थीटा जो हो गया हमारा 90 माइनस अल्फा हो गया। क्या किया हमने, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा ऐसे ही रखा था, थीटा की जगह 90 माइनस फाई रख दिया, 90 माइनस अल्फा रख दिया, ठीक है। 90 माइनस अल्फा रख दिया। अब भाई क्या हुआ, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया। अरे कुछ तो नीट वाले बैठे होंगे जिन्होंने मैथमेटिकल टूल पढ़ा ही नहीं है, एक दो बायोलॉजी के होंगे, है ना। मैथमेटिकल टूल पढ़ा नहीं है, पता नहीं ना 90 माइनस अल्फा कैसे हो गया भाई, ये कॉस अल्फा। एक्चुअली यहाँ पे यार ये अल्फा होगा, ठीक है।
ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे अल्फ़ा हो। खैर आगे देखते हैं ये कैसे होगा भाई अल्फ़ा। अरे यार एक तो स्लाइड नहीं होती है। तो भाई हाउ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की मैं अलग वीडियोस बना रहा हूँ अभी मैथमेटिकल टूल पे, ठीक है, जिस पे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं वगैरह वगैरह। खैर कहीं और से देख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, को मैं नहीं कह रहा कि मेरी देखो। तो ये हमने क्या बताना है, देखो ये हमारे होते हैं 4 क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 0 और 360, ये होता है 90 डिग्री, 180 और 270 डिग्री। अच्छा कमाल की बात यह है कि जब 90 और 270 के साथ प्लस थीटा माइनस थीटा वाले ऑपरेशन लगते हैं ना, जैसे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा करके, तब क्या होता है जिस भी फंक्शन के साथ वो लग रहे होते हैं वो फंक्शन चेंज हो जाता है किसी और फंक्शन में, उसके रेसिप्रोकल में नॉर्मली, ठीक है। जैसे हमारा 90 के साथ हमने ऑपरेशन किया साइन फंक्शन का, तो हमारा साइन फंक्शन काय में चेंज हो गया, कॉस फंक्शन में, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये पॉजिटिव रहता है, इसके साइन भी चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं ऐसे, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कुछ और पॉजिटिव और इसमें कुछ और पॉजिटिव। बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, और जो भी हम एंगल लेते हैं यार वो हम इधर से लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई एंगल की जो कि 90 से थोड़ा सा कम है, इट मीन्स वो कहीं यहीं पे होगा यार एंगल, है ना। और इस मीन्स जब वो इस क्वाड्रेंट में, इट मीन्स सारे पॉजिटिव हैं, इस वजह से हमने जो कॉस लिया वो पॉजिटिव लिया। अगर वो किसी और क्वाड्रेंट में होता तो मे बी वो नेगेटिव हो सकता था, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। ऑन ऑपरेशन डन बाय थीटा विद 90 डिग्री एंड 270 डिग्री फंक्शन डज नॉट चेंज इट्स नेम लाइक साइन टू कॉस, ठीक है ना। फंक्शन चेंज इट्स नेम लाइक साइन टू कॉस। अगर 360 या 180 पे होता तो वो नाम चेंज नहीं करता अपना, फिलहाल वो नाम चेंज कर रहा है साइन टू कॉस में। साथ ही साथ क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट तो भाई सारे पॉजिटिव हैं, जब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल गया है हमें, है ना। 90 से थोड़ा सा छोटा है ना एंगल, तो आप खुद सोचो 90 से थोड़ा सा छोटा एंगल तो यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना, तो इस वजह से हमने साइन चेंज नहीं किया। अगर कोई और एंगल होता, कोई और क्वाड्रेंट होता तो हमें सोचना पड़ता। फिलहाल मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ इस बारे में, तो ये आपको बस समझ में आ गया होगा कि यार साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बन सकता है, ऐसे ही टैन भी बन सकता है, ऐसे ही कोसैक और कॉस भी बन सकते हैं। सही है, समझ आ गया। अब कुछ बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं, उन्होंने क्या करा, जब मैंने ये लिखा ना, यार पहले तो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा है, ठीक है, ये मेरी गलती है, मैंने आगे अल्फ़ा कर रखा है, बस यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। खैर कुछ बच्चे जो बहुत तेज है ना भाई साहब, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा सर ने क्या करा है। जब मैंने 5 1 और 5 2 की बात करी ना, है ना, जो अल्फ़ा को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो इन्होंने क्या करा यार, देखिए यहाँ पे इन्होंने 5 1 ले लिया, यहाँ पे इन्होंने माइनस के 5 2 ले लिया, और एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं x2 पॉजिटिव और x1 पॉजिटिव। ये कहाँ का लो है भाई, है गंदा पढ़ा रहा है? नहीं नहीं गंदा नहीं पढ़ा रहा, सुनो तुम बात को समझे नहीं यार, देखो बताता हूँ। वाई 5 2 इज़ नेगेटिव एंड 5 1 इज़ पॉजिटिव। देखो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मुझे मालूम है ना कुछ बहुत समझदार बैठे हैं यहाँ जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखो जो हमारा एंगल होता है वो हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेने पर जो एंगल बनता है हमारा, है ना, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अगर मैं कोई नीचे वाला एंगल ले रहा हूँ, मतलब वो जो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हम सारे एंगल पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही है। मतलब अगर कोई मान लो एंगल है ना, जो यार ऐसे करके जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो है ना, तो इसको तो हम पॉजिटिव लेंगे। बट मान लो कोई अगर ऐसे करके जा रहा है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर एक ही पॉइंट से दोनों जा रहे हैं, जैसे कि एक ही लाइन से दोनों जा रहे हैं, है ना, ऐसे करके, समझ आया यार। ऐसे हमने ये किया, देखो एक ही लाइन से दोनों जा रहे थे, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इस वजह से इसको नेगेटिव लिया है थीटा 2 को, और ये थीटा 1 है जो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं सारे डायरेक्शन। समझ में आ गया इसको। अब देखो हमारे पास क्या मिल गया था, हमारे पास भाई ये मिल गया था कि डी बी इज इक्वल्स टू ऐसा वैसा हो जाएगा सर, है ना, कॉस एल्फा ले आए थे आप कहीं से घुमा के, ठीक है। अब इन्होंने ये सोचा है भाई बस नॉर्मली एक स्टेप रह गया है इसका मतलब है हमको इंटीग्रेट करना है 0 से b, मतलब ये हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मान ली है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की निकलेंगी, ठीक है, जिससे हमको इंटीग्रेट करने के बाद b मिले इधर, ठीक है। और इधर हमने क्या किया, वही किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कर लिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट वो सब वैसे ही रख दिया। अब देखो भैया क्वेश्चन क्या होता है, गंदी बात ये हो जाती है यहाँ पे अब थोड़ी सी, when we integrate we need a variable like d variable,
मतलब समझ रहे हो उसका मतलब? देखो यार, इफ़ वी आर इंटीग्रेटिंग ए वेरिएबल वी नीड, देखो अपर लिमिट चाहिए, सॉरी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, खुद वो वेरिएबल अगर नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन उस वेरिएबल के साथ डी इंटू दैट वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसा ही सेम डिफरेंशिएशन में होता है, आप मेरी डिफरेंशिएशन वाली वीडियोस देख सकते हैं, बहुत बेसिक बताया उसमें। यही सब चीज़ बताइए कि ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी सब कुछ इसको छोड़ के कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि देखो देखो एक सेकंड बस, ये देखो यहाँ पे मैंने v को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है ना, dv मतलब v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो यार v एक वेरिएबल हो गया। बट अगर फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत है नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ये बता रहा हूँ, बाद में लड़ना मत। देखो यहाँ पर v लिखा है, पर यहाँ पर रेस्पेक्ट किसकी है, x की, मतलब यार ये बाहर आ जाएगा, ऐसे कांस्टेंट बिहेव करेगा, ये बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ x का, जो x बन जाएगा, और फाइनल लिमिट क्या होगी, v2 v1, और ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा, v2, ठीक है, ऐसा हो जाता है यार, समझ रहे हो आप, इंटू v। तो मतलब आप समझ रहे हो यार कि उस वेरिएबल का जिसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका dv होना जरूरी है, d इंटू वेरिएबल होना जरूरी है। अब भैया वी आर इंटीग्रेटिंग अल्फ़ा, मैंने बताया ना यार, अल्फ़ा को इंटीग्रेट करेंगे फाई 1 और फाई 2 की वैल्यूज़ में। जैसे कि मैं बहुत अटक रहा हूँ बोलते हुए, यहाँ पर जो हमारा फाई था ना, ये सॉरी अल्फ़ा था, अल्फ़ा को हमने ये देखना है कि यार अगर ये लेंथ हमारी इतनी थी, ठीक है ना, तो ये अगर हमारा फाई है तो इस फाई को मैं यहाँ तक और खींच लूँ, और अगर चाहूँ तो यहाँ तक और खींच लूँ, जिससे मेरे को पूरा वायर के सारे एंगल कवर हो जाएंगे, जिससे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड भी कवर हो जाएगी, और वही तो मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए यार, हमें अगर अल्फ़ा को इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास डी अल्फ़ा होना ज़रूरी है, लेकिन हम पे क्या है भाई, ये देखो ज़रा, ये डी एल भाई सब बैठे हैं, हम पे है डी एल, चाहिए तो डी अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा को इंटीग्रेट करना है तो, है ना, लॉजिक समझ में आ गया ना। तो अगर अल्फ़ा को इंटीग्रेट करना है तो डी अल्फ़ा चाहिए, पर यहाँ पे तो डी एल दे रखा है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो यार, ये जो मैंने 2-3 बातें लिखी हैं इसमें क्या है, आल्सो आर इज चेंजिंग विद चेंज इन अल्फ़ा, ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस अल्फ़ा को, अरे यार ये लाइन्स कैसे बनाता हूँ मैं, ये ठीक है, अगर हम इस अल्फ़ा को चेंज करते रहेंगे, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा, ऐसे करेंगे, इसके साथ साथ जो हमारा डिस्टेंस है वो भी तो चेंज होता रहेगा, जो आर नीचे है डिस्टेंस वो भी तो चेंज होता रहेगा भाई, है ना। तो इसलिए ये बता रहे हैं, ये बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आर चेंज हो रहा है बराबर, मतलब आर भी एक वेरिएबल है भाई साहब, है ना, हमें इसको भी रिमूव करना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। तो ये बस ये बोलते हैं भाई साहब, या तो डी अल्फ़ा ढूंढ लो, है ना, या फिर डी एल को डी अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में लिख लो, कैसे भी करके, हमें नहीं पता कैसे लिखोगे, बस लिखो, हमें तो डी अल्फ़ा चाहिए। तो डी अल्फ़ा के लिए हमने क्या किया, देखो पहला, जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग होंगे ना, मतलब वो उठाते ये करेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल देखो आप ज़रा, इसी को मैंने इधर खड़ा करके बना दिया है इधर की साइड, ठीक है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस सोच का अंतर है। तो यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो मैंने इसको लंबा करके लिखा बहुत तेज़ी से, एल मैंने यहाँ से दूरी है कि ये हमारी ए की दूरी है और ये हमारी आर की दूरी है, सब कुछ हमें तो पता है, तो भैया लगा दिया पाइथागोरस, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बहुत तेज़ी से भागते हुए पाइथागोरस लगाया, और भाई ये गलत हो गया, ये गलत क्यों है, आगे पता चल जाएगा ये गलत क्यों है ठीक है, पहले देखते हैं दूसरा सॉल्यूशन क्या था। देखो यार, अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन आता है यार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये वेरिएबल्स हैं, क्योंकि एल भी एक वेरिएबल है, जब आप इस फाई को चेंज करोगे, है ना, और ये थोड़ा सा ऊपर 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 जाता रहेगा, तो साथ ही साथ ये जो लेंथ थी ये भी तो चेंज होती रहेगी ना अल्फ़ा के साथ साथ, इट मीन्स एल भी एक वेरिएबल है, आर भी यार चेंज ही हो रहा है ना, बस ए ही कॉन्स्टेंट है, और आपको एज आर को जो है ना एल की फॉर्म में लिखना है। तो मतलब आपको फ़िलहाल तो डी एल और डी अल्फ़ा में चाहिए ना यार, अल्फ़ा डी अल्फ़ा चाहिए हमको, डी अल्फ़ा को रिमूव करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, नॉर्मल बच्चा ये करेगा, देखो डिफरेंशिएट कर देगा इस इक्वेशन को, जिसमें वो लिखेगा 2r डी आर अपॉन
डी अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डी अल्फ़ा चाहिए, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या था, वो था ए जो कि 0 हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा 2l डी एल अपॉन डी अल्फ़ा। भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, डी अल्फ़ा भी कट जाएगा, डी एल भी कट जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, सही है। तो इसलिए हमने दूसरा सॉल्यूशन क्या निकाला, देखो आपने ये पढ़ा होगा, ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ऐसे पढ़ते थे इसको हम लोग। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, दोनों चीज़ों को लिया, दिखाता हूँ मैं आपको, ये लिया हमने कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए बाय आर। ए बाय आर कैसे आ गया भाई यार, ऐसे आ गया, देखो 90 डिग्री ये है, अल्फ़ा की बात कर रहे हैं तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, हाइपो ये है, ठीक है ना, तो बेस अपॉन हाइपो, ठीक है ना, कॉस क्या होता है, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो ए बाय आर। ऐसे ही हमने टेन अल्फ़ा लिया, एल बाय ए हो गया, एल इज इक्वल्स टू ए टेन अल्फ़ा हो गया, ठीक है ना, और आर भी देखो हमें यहाँ से कितना बढ़िया मिल गया, ए आर इज इक्वल्स टू ए जो कि कांस्टेंट है अपॉन कॉस अल्फ़ा जो कि हमें अल्फ़ा चाहिए था। तो अगर अल्फ़ा का वेरिएबल आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई और वेरिएबल तो नहीं आ रहा एटलीस्ट, जैसे ऊपर वाले में हमें एल मिल रहा था, है ना, तो एल तो एक वेरिएबल है ना दूसरा, इससे बढ़िया तो यही है कि मैं कांस्टेंट ले लूँ और यही वाला वेरिएबल ले लूँ जो मुझे चाहिए। तो चलो भैया आर तो हट गया, बढ़िया। अब क्या करना है हमें, बस डी एल और रह गया यार, कैसे ना कैसे हटाना। तो हमारे पास एल बाई ए के हिसाब से एल इज इक्वल्स टू ए टेन अल्फ़ा हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, अल्फ़ा में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये देखो कर दिया डिफ्रेंशिएट, ए टेन अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएट होता है ए बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन होगा टेन अल्फ़ा का। अब डिफ्रेंशिएशन भी नहीं आता होगा आपको, मैथमेटिकल टूल पढ़ा नहीं है ढंग से, है ना, नीट वालों उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, खैर कोई बात नहीं बायो वाले बच्चों। तो डी एल बस मैंने इसलिए, तो मैंने देखो आपको बहुत बेसिक्स से बताया, सब कुछ रीज़न दे रहा हूँ हर चीज़ का, अभी आगे तो बहुत अच्छे रीज़न दूंगा देखो। तो डी एल अपॉन डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन मैं बताता हूँ, सेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है, ये हमारा कांस्टेंट बाहर है, डी एल अपॉन डी अल्फ़ा ऐसे चल रहा है, डी अल्फ़ा अपॉन डी अल्फ़ा, क्योंकि यार इस वेरिएबल का भी एंड में, बिल्कुल एंड में इस वेरिएबल का होता है डिफ्रेंशिएशन जिस भी रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो इसका वेरिएबल जब इसी की रिस्पेक्ट में होता है तो ये 1 हो जाता है इटसेल्फ, तो ये तो हट गया, सेक स्क्वायर अल्फ़ा ए बचा, डी अल्फ़ा को क्या करेंगे इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे और डी अल्फ़ा मिल जाएगा हमें इधर। तो डी एल इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, इसमें भी एक कांस्टेंट अल्फ़ा और अल्फ़ा, बहुत ही बढ़िया, मतलब हमने दोनों चीज़ें रिड्यूस कर दी सिर्फ कांस्टेंट की फॉर्म में और डी अल्फ़ा की फॉर्म में, ठीक है ना, इसलिए पाइथागोरस नहीं लगाई थी यार, वहाँ एल झोल कर रहा था अपना, फालतू में घुस रहा था वो बीच में, ठीक है। तो हमको ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, ये मिल गया है और साथ ही साथ हमको ये मिल गया है। तो भैया अब फॉर्मूले में रखते हैं, हम पे ये फॉर्मूला था जो हमें थर्ड इक्वेशन बनाई थी हमने, जिसमें हमारे पास कॉस अल्फ़ा था, ठीक है ना, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब कुछ अल्फ़ा और डी अल्फ़ा को हटाना था और आर को हटाना था, ठीक है, हमने हटा दिया, कैसे हटा दिया, पुटिंग 1 2 इन 3, पुट कर दिया, आई का आई वैसी वैसी है, ए सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा ये वाला एंड इंटू डी अल्फ़ा, जो कि ये पूरा, एक मिनट यार, ये पूरा हो गया एल डी एल, ठीक है, ये हो गया पूरा डी एल, कॉस अल्फ़ा हमारा ऐसी का ऐसे ही है, और ये पूरा हो गया हमारा आर स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे यार, मैथमेटिकल टूल पार्ट 1 देखो, पावर सॉल्व करना बताया थोड़ा सा, ए स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा 1 अपॉन, अच्छा सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कटेगा भाई कटेगा, ठीक है ना, कट गया तो ये कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, देखो ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। अब भैया करंट कांस्टेंट है, करंट थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं हम इतनी देर से, ए कांस्टेंट है, ये तो है ही कांस्टेंट 10 की पावर -7, सब कुछ बाहर ले लिया, सिर्फ हम पे क्या बचा, कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन, कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फ़ा, अब माइनस के साइन मत लिख देना, वो डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन अल्फ़ा बट इंटीग्रेशन प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कर दिया, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम ऐसे रखते हैं एक बार एंड देन हम पुट कर देते हैं अपर माइनस लोअर लिमिट, समझ आ रहा है, अपर माइनस लोअर लिमिट, देखो दिखाता हूँ, ये भाई साहब ये तो बी हो गया, इधर ये रखा है अपर माइनस लोअर लिमिट। अब जब ये लोअर लिमिट आप पुट करोगे ना भाई, तो देखो साइन और बाकी, मतलब साइन की एक अलग टीम होती है और कॉस की एक अलग टीम होती है,
जिनमें कुछ फंक्शंस ऐसा बिहेव करते हैं। कैसा भैया, साइन में अगर माइनस थीटा रख दो तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फिर बोलूँगा, ठीक है ना, बहुत बोलते हो सर। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। मतलब यार यहाँ पे कॉस की जब बात करते हैं तो माइनस बाहर नहीं आता, और साइन की बात करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। बस यहाँ पे हमने यही किया है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। ये अब मैं इसका क्या प्रूफ दूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्लस हो जाएगा। और हमने, जी हाँ, हमने निकाल लिया है वायर की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब देखो भैया, सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखने के लिए हैं, सिर्फ दो ही बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। कैसे बातें इंपॉर्टेंट, देखो आप अभी पता चल जाएगा आपको। ये जो अल्फ़ा 1 है और ये जो अल्फ़ा 2 है, ठीक है ना, ये एक बात हो गई। और ये जो ए है ना भाई, ये एक बात होगी। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप जो ये ले रहे हो ना ए, भाई साहब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पहली बात, ठीक है। और अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा, भैया क्या कहते हैं, अल्फ़ा कह रहा हूँ मैं, फाई 1 और फाई 2 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फाई 1 और फाई 2 में कंफ्यूज मत होना। मैं अभी आगे क्वेश्चन दूंगा ना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे भाई, अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। चलो, पहले तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से ट्राई करेंगे भाई, न्यूमेरिकल नहीं करे तो फिर कंसेप्ट पढ़ना बेकार है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यार, करंट दौड़ रहा है ना, 45 डिग्री का एंगल है, 10 मीटर दूरी पे है, ए हमारा 10 हो गया, है ना, ये 30 डिग्री का है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। साइन 45 रख दिया, ये 30 रख दिया, है ना। इसकी वैल्यू हमें पता ही है, 10⁻⁷ होती है। आई की वैल्यू रख दी 2, ए की वैल्यू रख दी 10। ये भैया सॉल्व करा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद कर लो। साइन 45 और साइन 30 की वैल्यूज़ 1/√2 और 1/√2। सर आपको कौन सा याद है? याद है, ठीक है, हाँ। तो 10⁻⁷, 10⁻⁻1, 2, ये सब चीज़ें आ जाएंगी सॉल्व करने के बाद। यार मैं देखो, मेरा मोटिव सॉल्व कराना नहीं है, मेरा मोटिव है सोल्व बताना कि कैसे करना है। और जो भी कुछ आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी इंटेंसिटी की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी जो कि टेस्ला में होती है, या न्यूटन एम्पियर मीटर में होती है, या वेबर मीटर स्क्वायर में होती है, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो सिंपल ही सॉल्व करना आ गया। साथ ही साथ इसकी यार एक बार बस छोटी सी बात है, डायरेक्शन ऑन निकाल लो भाई मेरे, प्लीज़ एक बार डायरेक्शन ऑन निकाल लो। देखो ये पॉइंट दे रखा है यार, देखो मेहनत नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। 12th है, ये हलवा नहीं है भाई। अच्छे अच्छे बच्चे रोते रहते हैं फालतू में, क्या मैग्नेटिज्म समझ में नहीं आ रहा। खैर, इसलिए इतने बेसिक से बताया है। करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, थंब इस डायरेक्शन में होगा, पॉइंट हमारा, और उंगली हमारी इस डायरेक्शन में होंगी। देखो ज़रा मैंने कैसे रखा है, ओहो हो, मैं तो ऐसे ही रखा है, ठीक है। थंब हमारा इस डायरेक्शन में, हाँ थंब टेढ़ा है, पता है मुझे, थंब टेढ़ा है पता है, ठीक है, ज़्यादा ना बोलो। तो ये हो गया, पॉइंट की डायरेक्शन में हमारी उंगलियाँ। हथेली किस साइड है, हथेली है नीचे, पेपर की साइड, इट मीन्स इनवर्ट जाएगी बी। समझ आया, पी के पास क्रॉस बना दो गोला करके, इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है भाई। ये है क्वेश्चन, देखो एक और, ये क्वेश्चन क्या बताता है फाइंड बी एट पी ड्यू टू ऑल साइड ऑफ स्क्वायर व्हेन पी इज एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। भैया इतनी बात तो आपको पता ही होगी ना कि यार अगर ये ए है तो ये भी ए होगा स्क्वायर का, ये भी मैं बताऊँ, ठीक है। एक हमारा करंट है जो लूप में चल रहा है, ऐसा हर चारों चारों तरफ से फॉलो कर रहा है, और ये हमारा सेंटर पे रखा है पी। इतनी सी बात है, जल्दी से सॉल्यूशन बताता हूँ सीधा, ठीक है। अगर आप चाहते हो सॉल्व करना तो आप सॉल्व करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो पॉज करके। और यार देखो, जो जो पढ़ चुके हैं प्लीज़ लास्ट वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाना भाई, बहुत सही क्वेश्चन है यार वो अच्छा, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि यार अगर ये पूरी ए है तो ये जो इसकी हाफ होगी ये a/2 होगी, एज इट इज़ ये भी a/2 होगी, ये खुद में एक स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये भी a/2 होगी। देन ये a/2 है क्योंकि ये a/2 है, ये तो समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल बात है। a/2 हमने निकाल। साथ ही साथ हमें पता है कि यार ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये जब पॉइंट पी सेंटर पे रखा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे काट रहा है, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो 45 डिग्री पर कट कर देगा। जब ये 45 हो जाएगा भाई कट करने के बाद, है ना, एक सेकेंड, ये 90, अबे यार यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये 90 लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी 90 है, आपको दिख ही रहा होगा यार, बना रखा है 90 मैंने, ठीक है ना, मिस्टेक से लिख दिया है। ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। जब ये 45 है, ये 90 है, तो भैया एडिशन से निकाल लोगे 45 ये वाला भी, 45 ये वाला भी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एंगल निकालने आनी चाहिए। अब देखो यार 45 निकाल लोगे, सीधा सीधा पावर रख दोगे, बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, ए क्या हो गया है, a/2 हो गया है, ठीक है ना, a/2 हो गया तो 2 ऊपर आ जाएगा,
अच्छा, इसमें सॉल्विंग में एक बात बता देता हूँ आपको मैं, हमेशा कोशिश करना यार कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज़ रहे। अगर पाई नहीं कट रहा है, अगर पाई नहीं कट रहा है तो यार इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही बना रहने दो। मतलब मैं यहाँ से 2 से काट सकता था, ये जो मैं 2 लाता ऊपर की साइड, उससे मैं काट सकता था, ये ऐसे 2 कर देता मैं इसको। बट फिर यार मैं वैल्यू नहीं लिख पाता, क्योंकि मेरे पास तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरी वैल्यू है ना। तो इसलिए कोशिश करो सॉल्विंग में कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही रहे जब तक पाई नहीं कट रहा है। ठीक है, अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, जो मैंने ये निकाली है यार, वो वो 1 वायर के लिए है। आई मीन मैंने ये इसके लिए तो निकाली है, इसकी करंट की डायरेक्शन ये है, इसी के लिए तो निकाली है ना, बाकी 3 तो बच गए। तो आप तो सीधा सीधा कहोगे भाई समझदार बहुत बच्चे हैं सर, बी नेट क्या होगा ना, चारों को क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ये चारों को ऐड कर लो, बात वही है सर, है ना। भाई साहब क्यों बात हुआ है यार, तुम क्या ये चेक नहीं करोगे एक भी बार कि भाई क्या सारी जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो सब ऐड हो रही हैं। मतलब इसकी वजह से मान लो कोई B1 मैग्नेटिक फील्ड आई, आप ये कह रहे हो कि B टोटल निकालने के लिए मैं चारों को ऐड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐड कर दूंगा। यार क्या गारंटी है कि वो सारी मैग्नेटिक फील्ड्स का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, है ना। क्या पता कोई अंदर जा रहा हो ऐसे, और क्या पता कुछ बाहर आ रही हो, और अगर ऐसा हो गया तो यार ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, सही है ना। तो ये होता है केस, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप इससे पहले क्या करोगे, आप इससे पहले डायरेक्शन निकालोगे चारों की, देखोगे कि यार कोई दिक्कत तो नहीं है, सब लोग साइड में ही है ना, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तब जाके एडिशन करोगे। ठीक है, तो मैंने यही किया है, देखो पॉइंट की डायरेक्शन में मेरा पॉइंट है और करंट ऊपर जा रहा है, तो ये आ गया मेरा करंट। ठीक है ना, हथेली किस साइड है, मेरे मुंह की साइड है मेरी हथेली, स्क्रीन की साइड है मेरी हथेली, मीन्स ये बाहर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड के लिए डॉट ऐसा 0 लगा के। ठीक है ना, ऐसे ही मैं अगर इस वाले साइड में करूँ तो मेरा आई है करंट थंब की डायरेक्शन में, और ये मेरा पॉइंट पी हो जाएगा, पी इधर की साइड हो जाएगा यार, है ना। तो इनके बीच का एंगल हमें मतलब नहीं, फिलहाल तो 90 ही है, हमें मतलब है हथेली से, हथेली किस साइड है, मेरी साइड है। तो बहुत आप खुशकिस्मत हो गए यार, ये लूप जो है ना सही डायरेक्शन में जा रहा है, जिससे चारों हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, सब कुछ मेरी तरफ आ रहा है, सारी मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आएंगी चारों वायर की साइड। और अब हाँ, अब आप इसको ऐड कर सकते हो या 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो यार ऐसी ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन में बहुत ईजी, हमने कुछ नहीं किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होंगी, एक साइड अगर एल है तो तीनों साइड एल होंगी। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला था ना, कि एक ही बात याद रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ए निकालना है। अब हमें पहले ए निकालने के लिए हमें पता है कि यार अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल होगा, और अगर ये पी सेंटर पर है, ओहो पी सेंटर पर है, बढ़िया। तो पी सेंटर पर है, इट मीन्स जो भी ये लाइन डायगोनल पे कट करेगा वो एक परपेंडिकुलर सॉरी एंगल बाइसेक्टर होगी। एंगल बाइसेक्टर होगी मीन्स जो भी एंगल उसका उसको हाफ हाफ में बांट देगी, बांट दिया भाई, 30 कर दिया, 30 ये भी कर दिया। ठीक है, जब ये 30 है और मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये 90 डिग्री ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना भाई साहब, है ना। और ये 90 है, ये 30 है, तो ये नहीं निकाल सकते क्या, 90 + 30 + x = 180 डिग्री, ऐसे करके निकालना होगा। ठीक है, तो ये निकाल लोगे ना, देखो यार कर लेना प्लीज़। ठीक है, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जब आपके पास ये 30 निकल गया, ये 30 निकल गया और ये पूरा 2x है, तो ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो इन तीनों का सम भी तो एंगल का 180 डिग्री होगा। तो आप ये एडिशन कर सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो, तब भी सेम ही आएगी, x की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। ठीक है, कमाल की बात है कि ए कैसे निकालना है भैया। ए निकालने के लिए आपको ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा, बीच वाला जो परपेंडिकुलर से होते हुए गुजर रहा था, ये और ये आप निकाल चुके हो तीनों। ठीक है ना, तो आपको ए निकालना है, तो यार आप टेन थीटा ले लो, है ना, टेन थीटा ले लो, आपको L/2 मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं ना, है ना, ये तो L हो जाएगी हमारी, ये L/2 हो जाएगी, और ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये उससे क्या कहते हैं अपनी पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और साथ ही साथ आप इससे भी निकाल सकते हो, ये ज़्यादा सिंपल लगता है मेरे को, तो मैंने इससे निकाला है। 10 30 = A/L/2, कैसे, बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, नहीं होगा, यहाँ पे होगा बेस अपॉन हाइपो, नहीं होगा यहाँ पे होगा tan का क्या होता है भैया, अबे यार प्रॉपर ब्रशिंग वाला जो मैंने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है
है ना, टेन थीटा। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, किस एंगल के लिए यार, 30 डिग्री एंगल के लिए, ठीक है ना। अगर 60 के लिए होता तो ये उल्टा हो जाता भाई, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए यार कि ये जो हमारा एंगल होता है इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है हर बार। मान लो अगर मैं एंगल ये वाला ना लेके ये वाला एंगल लेता तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता, ठीक है ना। तो उस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो एंगल बहुत ध्यान से लेना, साइड बहुत ध्यान से लेना। ए अपॉन एल बाई 2 लिख दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे यार, ए और एल में रिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ मिल गया है, रिलेशन मिल गया है, ए अपॉन एल में भी रिलेशन मिल गया। तो यहाँ पे हम 60-60 रख दोगे। क्यों रख दोगे 60-60 सर? इसलिए रख देंगे 60-60 क्योंकि हमने ये वाला एल फाई और ये वाला फाई भी हमारे पास इतना ही आया है। चलो बढ़िया, तुमको समझ में आ गया फिर तो, ठीक है ना। तो देखो जो भी गलती हो रही है मेरे से उनको देखते हुए चलना कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। गलतियाँ मैंने करी हैं एक दो बीच में, मगर बहुत माइन्यूट है, वो बोलने में मिस्टेक होती है मेरे से। खैर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आपने सॉल्व किया तो एक ही जगह एल अपॉन √2 √3 रख दिया। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, √3/2 √3/2 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 इंटू √3। अब यार √3 इंटू √3 भी बताऊँ क्या, √3 का स्क्वायर, रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचा यहाँ पे भाई। अब फिर वही क्वेश्चन, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, ये फिर वही क्वेश्चन के यार आप भी तीनों की तभी ऐड करोगे, इन तीनों की निकाल के तभी ऐड करोगे जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो उससे पहले भाई डायरेक्शन निकाल के देख लो, सही है कि सेम आ रही है कि नहीं आ रही, उसके बाद ऐड कर लेना भले ही, क्योंकि यार देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड सारी सेम है, सब कुछ वही होगा, एंगल भी वही होंगे, है ना। तो तीनों को 3 से एक निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो चलो डायरेक्शन निकालो बहुत तेज़ी से। थंब की डायरेक्शन करंट की, पॉइंट की डायरेक्शन ये हो गई, हथेली किधर है, पेपर पे, पेपर पे हथेली मतलब अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, समझ में आ गया। सेम टू सेम मोबाइल घुमाओ, देखो यार अंगूठा इधर जा रहा है, पॉइंट की डायरेक्शन में इधर है फिंगर्स, तो हमारी हथेली किधर, पेपर में, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे इसका निकाल लोगे तब तीनों का यार इनवर्ड आएगा, इट मीन सेम है। तो आप इनको तीनों को ऐड कर सकते हो, तो बी टोटल हो जाएगा 3 इंटू B1 जो हमने निकाला था, ये आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एक, ये देख लो अब मजा आएगा, कॉन्सेप्चुअल पीरियड लगेगी तुम्हारी। खैर बी निकालना है, एल दे रखा है, ये पॉइंट पी दे रखा है इतनी दूर, वायर यहीं ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वायर सिर्फ इतना ही है एल लेंथ का। निकालो, अब पॉज करो और निकाल के देखो बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है वैसे तो शिट यार, खैर निकाल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं निकाल दे रहा हूँ। फाइंड बी करना है एट इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन भी बतानी है उसकी। भाई साहब जब पी है, जो भी हम DL ले रहे थे उससे नापा जा रहा था पी, कुछ इस प्रकार था जो कि 90 डिग्री पे था। भाई साहब तो यहाँ पे आ गया, बिल्कुल यहाँ पे आ गया, मतलब जो φ1 होगा यार वो भी 0 हो जाएगा, φ2 होगा वो भी 0 हो जाएगा, तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, है ना, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है। और sin 0 0 हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ की होगी तो पूरा 0 हो जाएगा, B 0 निकल के आएगा, और जब 0 निकल के आएगा तो घंटा डायरेक्शन होगी इसकी, सॉरी, ठीक है, तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, ठीक है ना। तो बस इसके यही था, ये नॉर्मल क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्त करके ये सब निकल दिया है। देखो 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और साथ ही साथ देखो यार R भी तो नहीं है ना, एंगल बिटवीन DL एंड R इज़ 0। DL अगर हम ये लेते हैं और R डिस्टेंस ये होता है तो इनके बीच का एंगल ही कहाँ है भाई, DL ये है, R ये है, इनके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं ना, है ना, तो इस वजह से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यार अब देखो ये डेरिवेशन है, इसमें भाई मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को आपको फोटो से एक बार में समझा दूंगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट मतलब समझ रहे हो उसका, पहले फाइनाइट वायर था, है ना, पहले फाइनाइट वायर था, अब इनफाइनाइट है भाई। एक पॉइंट है पी, ये रखा है हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है भाई, सब पूरा लेंथ वायर है, ऊपर तक जा रहा है कहीं, है ना। आई हमारा ये है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। स्ट्रेट है, हाँ भैया है, करंट कैरिंग है, हाँ भैया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ भैया ये भी है, ऐसे बनाता हूँ, ये भी है, मतलब क्या है, मैं बायो-सावर्ट्स लॉ यूज़ कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। तो बस B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन अल्फा φ1 प्लस φ2 इज एप्लीकेबल है भाई, लगा दिया लगा दिया। तो भैया ये बताओ मुझे, जब ये इन्फिनिटी दे रखा है, ये -इन्फिनिटी दे रखा है,
हमारा जो पी था वो हमारा एंड तक जा रहा था, जब इनके एंड होते थे। एक टाइम था जब भैया इनके एंड हुआ करते थे, कुछ एंड्स पर हुआ करते थे ये। अब क्या करोगे, एंड्स ही नहीं है, तो क्या एंगल लिखोगे 5 1 और 5 2। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो बच्चे मुझसे पूछते हैं व्हाट आर 5 1 एंड 5 2 नाउ। तो देखो यार, इसका एक्सप्लेनेशन है जो मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। मान लो ये 5 1 है, ये 5 2 है, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसको नेगेटिव नहीं लिया यार, ये कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये कोई लिमिट नहीं है, बस ये अब एंगल है। और -5 2 मैं पहले ही यूज़ कर चुका हूँ फॉर्मूले में, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यार माइनस माइनस क्यों नहीं लिखा, ठीक है। सिर्फ 5 1 और 5 2 की वैल्यूज़ देखनी है अब आपको फ़िलहाल। तो बस आपको ये देखना है कि एक एंगल ऊपर जा रहा है और एक एंगल नीचे जा रहा है, ठीक है। इस बात पे गौर देना, एक एंगल ऊपर और एक एंगल नीचे। चलो तो पहले तो हम ये देखते हैं कि यार एंगल क्या होंगे -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के लिए। भाई जब मैं 5 1 को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ना, जब मैं 5 1 को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा होता जा रहा है, ये कुछ ऐसा होता जा रहा है। मतलब देख रहे हो आप, ये 5 जो हो रहा है कीप इंक्रीजिंग, 5 1 कीप इंक्रीजिंग, ऐसा ही 5 2 के साथ हो रहा है, दोनों इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो यार सोचो, कहीं अगर इन्फाइनाइट पे जाएगा ये, तो क्या ये जो एंगल होगा ये इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि ये 90 डिग्री बन जाएगा। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट पर ये यार कुछ ऐसा दिखेगा। अरे यार सीधी लाइन भी नहीं खिंच रही है, ये पैरेलल लाइंस, ये वायर और ये लाइन अब पैरेलल होगी, ये वायर और ये लाइन अब पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी और बीच में 90 डिग्री बनाएंगी। और ये कहाँ पर मिलेंगी, मतलब देखो यार, ये जो एंगल था फाई हमारा वो ये था ना कि एंड पे मिलना चाहिए, तो वो जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो 5 1 मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री होगा। अरे भैया पागल हो गए हो क्या, है ना, मतलब मुझसे तुम ये लोग कहोगे कि भैया पागल हो गए हो, क्या पढ़ा रहे हो ये तुम, ये ऊपर जा रही है, कहीं तो मीटर हो ही नहीं रही है, ये कहाँ मीट हो रही है, लाइन दिख रही है किसी को मीट होती हुई कि यार इन्फाइनाइट यहाँ जा रहा है ना, ये इन्फाइनाइट जा रहा है और ये आपकी लाइन जा रही है, कहाँ से ये बीच में एंगल, कहाँ से आप 90 डिग्री कह रहे हो, ये तो गलत लग रहा है मुझे। अभी प्रूफ करता हूँ भाई, रुक जा, ठीक है ना, अभी प्रूफ करता हूँ, रुक जा। पहले तुम ये देख लो कि अगर ये 90 डिग्री है मेरे हिसाब से, 90 और 90 लिखेंगे, इधर ये 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, 1 + 1 2, और ये फॉर्मूला ये बन जाएगा इनफाइनाइट के लिए। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस जो होंगी ये इनफाइनाइट पर जाकर मिलेंगी, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे कैसे मिलेंगी पैरेलल लाइन, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो यार, ये पैरेलल लाइन है, ये कहाँ मिल सकती हैं, ये वो कहीं और जा रही है, ये कहीं और जा रही है, कभी मिल ही नहीं सकती हैं। तो अब देखो हाउ पैरेलल लाइंस विल मीट एट इन्फिनिटी, एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक ही फोटो दिखाऊंगा, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ जाना चाहिए उस फोटो को देख के, ठीक है। लो ये देखो, आया मजा भैया, ये भी तो पटरी है, जब पटरी पे ट्रेन चलती है तो क्या देखते हो, पैरेलल लाइन देखते हो। अबे हाँ यार देखता तो हूँ, देखते हो ना पैरेलल लाइंस, तो ये पैरेलल लाइंस कहाँ जाके मिल रही हैं, मिल रही है ना कहीं, और फिलहाल आपको पता ही है इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये तो हमेशा रहेगा। तो ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है भैया, ये भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, यार ये मिलेंगी कहाँ पे 90 डिग्री पे, ये इनफाइनाइट पे मिल जाएंगी। ये तुम ये देख के समझ ही गए होंगे फोटो, यार कितना मज़ा आया ना, मतलब ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिल रही हैं, समझ रहे हो ना। तो बस यार यही कॉन्सेप्ट है। अब भी आपको अगर कोई डाउट है कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये दो लाइन यार अच्छी खासी सीधी लाइन ऐसे कैसे, ये ऐसे कौन कैसे बना रही है ये, तो लो ये देख लो। अब ठीक है, अर्थ के किसी सरफेस पे दो पैरेलल लाइन खींचना और फिर उसको इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना कि वो उसके अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स पर चली जाएं। और आपको पता ही है अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है, जिससे ये लाइंस मुड़ती चली जाएंगी ये, और एंड एक ऐसा आएगा जहाँ पर ये लाइंस मीट हो जाएंगी, ये पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, बीच में 90 डिग्री है। तो बस यार यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, बस आपको समझ में आना चाहिए। और ये देख के हैरान वैरान मत होना, देखो ये सब ने देखा है ना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बस ये है कि हर किसी को पता नहीं होता कि पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मिलती हैं, ठीक है। तो क्या मिल गया मेरे को ये मिल गया यार कि बी इन्फिनिटी जो होगा, बी इन्फिनिटी
मतलब मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए टू। वी विल लेटर ऑन प्रूव इट अगेन थ्रू एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अगली वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बताऊंगा और उससे यही वाली चीज़ प्रूव करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए, क्या पता। वैसे ये वाला तरीका बेस्ट था यार, पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, बहुत प्यारा तरीका है। ये कॉन्सेप्ट किसी को पता भी नहीं होता है, ठीक है ना, बट हाँ ये आपकी बुक्स में है तो आप कर सकते हैं ये भी। स्पेशल केस क्या होगा, स्पेशल केस ये है, एक एंड से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट वायर, एक साइड इन्फिनिटी पर और एक साइड नहीं है, मतलब एक के नीचे वाला एंगल तो भाई है ही नहीं, तो मतलब ये तो ज़ीरो हो गया, और दूसरा एंगल 90 है, दिख ही रहा है, ऊपर की साइड जाने वाला एंगल 90, नीचे की साइड जाने वाला एंगल है ही नहीं। ठीक है ना, सीधे सीधे रख दो यार, इसमें भी क्या सोचना है, रखो 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 रखो, मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। लो अब बेटा ये देख लो, फाइंड बी एट पी ड्यू टू द वायर। देखो यार क्वेश्चन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन कर लो, इसलिए क्वेश्चन दिए हैं, मैं भी पढ़ा के चला जाऊँगा, आप वीडियो बंद कर दोगे, पड़ी रहेगी यूट्यूब पे कहीं वॉच लेटर में, तो उससे क्या फ़ायदा है ना। तो क्वेश्चन करो यार, तभी समझ आएगा कि हुआ कैसे है, आदत हो जाएगी भाई, इसके बाद तुम कभी भूल नहीं पाओगे कि मैंने कैसे किया था। ठीक है, चलो यार ये क्वेश्चन देख लो प्लीज़, 2 क्वेश्चन है बस, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने बताए थे, 2 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, देखो आई जा रहा था इस डायरेक्शन में, एक्स और वाई टर्मिनल्स हैं इसके, और एक पॉइंट पी है जो इतनी दूर है कहीं, है ना, और एक एंगल बनाता है 60 और एक एंगल छोटा सा बनाता है 30 वाई पॉइंट से, वाई पॉइंट से 30 बना रहा है और एक्स पॉइंट से बनाता है 60। ठीक है, हमें पता है ना कि यार वाई और हम जो फाई वन और फाई टू जो लेने हैं वो एंड पॉइंट से ही लेने हैं, ये भी तो एंड पॉइंट्स ही हैं। ठीक है ना, एक्स से जो एंड पॉइंट है वो बना रहा है 60 डिग्री, मीन्स ये तो 60 डिग्री हो गया, और आप ये समझ रहे हो, है ना, और आप ये भी समझ रहे हो कि यार ये भी तो एंड पॉइंट है भाई, तो इससे भी तो ये जा रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, और सॉल्व करके देखो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करके देखो। चलो आई होप आपने सॉल्व करके ट्राई करा होगा, अब क्या ही बोलूँ एज्यूम करना पड़ रहा है। चलो तो ये देखो, ये हमारी लेंथ है एक्स से लेके वाई तक, आई जा रहा है भाई साहब। ठीक है, देखो अब क्या होगा, सपोज भैया पहली बात तो ये कि आप जो गलती करोगे ना वो ये करोगे, देखो ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, समझ रहे हो बात को, ये डी भैया बिल्कुल सही है, ये हमने वायर से ली लेंथ ना, गलत है भैया, आपने जो लेंथ ली है वो डी है, क्या डी तुम्हें कहीं से कहीं तक यार दिख रही है परपेंडिकुलर, हमें तो परपेंडिकुलर लाइन लेनी थी ना, तो अब क्या करोगे, आपको इसे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करो इसे पीछे, परपेंडिकुलर छांटो, पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। ठीक है, निकालो, तो ये लिख के है ना, और फिर डी लिख के यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री लिख के खुश मत हो जाना, ऐसे ये मुंह बना हुआ है, देखो मैंने बनाया ये मुंह, ये आप ही का मुंह ही खुश हो जाओगे, और फिर भैया रॉन्ग हो जाएगा वो। ठीक है, मिस्टेक पहली तो थी डी। ठीक है यार, डी जो होता है यहाँ पे, ए जो यूज़ होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और डी यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी मिस्टेक में। ठीक है ना, तो अब भैया ए हम निकाले कैसे, तो ए को निकालने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, देखो ये वाई ओ पी, वाई ओ पी ट्रायंगल देखेंगे, डी हमारा ये है, ए हमने इसको माना है 30 डिग्री, हमें पता है, लगा लो यार कॉस वॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो ए अपॉन डी आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू डी इंटू 30 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 मतलब ए इज इक्वल टू √3/2 डी, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई डी में, बढ़िया, ए की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे देखते हैं दूसरी मिस्टेक, चलो ठीक है यार डी भी मान लिया है ना, ये आपने निकाल लिया, ए की वैल्यू आ गई है √3/2 डी, बढ़िया निकाल लिया। दूसरी गलती होती है एंगल्स में, ये एंगल्स गलत है भाई साहब, ये 30 और 60 गलत हैं। अब आप कहोगे भैया कैसे गलत है यार, यही तो बताया था तुमने, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, बीच की लाइन है, परपेंडिकुलर है ना, और यहाँ से हमने लिया एंगल, तो ये फाई 1 हो गया, यहाँ से एंगल लिया फाई 2 हो गया, क्या दिक्कत है, ज़्यादा मुंह ना बनाओ दिक्कत है। ठीक है,
अब बनाता हूँ, देखो अब बताता हूँ तुम्हें दिक्कत क्या है। देखो हमारे फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला बनाया था जिसमें हमने फाई वन और फाई टू को इंक्लूड करा है, उसमें जो फाई वन एंड फाई टू लिए गए हैं यार वो बेस लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में है। जो बेस लाइन हमारी ए है इससे एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे कोई दो एंगल देख लिए हैं और अगर आपने एक एंगल ऊपर की साइड लिया है तो आपको दूसरा एंगल नीचे लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? देखो अगर आपने ऊपर वाला एंगल, ये एक मिनट बड़ा कर दो उसको, अगर आपने ये वाला एंगल 60 डिग्री ऊपर ले लिया है जो कि पहले टर्मिनल से मिल रहा है, तो आपको ये दूसरा एंगल है ना, ये 30 ना लेके इसी बेस लाइन से लेना है। पहली बात तो बेस लाइन तो भाई साहब ये है ना, आप कैसे 30 डिग्री ले सकते हो बताओ? सही बात है। जो ए है हमारा वो ए है, हमें ए से लेना है। यहाँ पर जो हमारी ए होगी हमें ए से ऊपर और ए से नीचे एंगल लेने हैं। ये ए से ऊपर, ये ए से नीचे, पर आप एक एंगल तो ए से ऊपर ले रहे हो, लेकिन यार दूसरा जो आप कोशिश कर रहे हो वो आप इस लाइन से लेने की कोशिश कर रहे हो, इस लाइन दोनों के बीच में। भाई साहब ये एंगल तो चाहिए ही नहीं, हमें तो ये एंगल चाहिए ना जो भी बनाएगा टर्मिनल से। बात को समझ रहे हो आप? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो मतलब 60 डिग्री वाला तो ठीक था, पर इसे कैसे निकालेंगे? इसे ऐसे निकालेंगे यार, जब हमारी लाइन ये है जिससे हमें एंगल चाहिए और ये लाइन टर्मिनल के साथ जो एंगल बनाएगी वो नीचे बनाना चाहिए। तो यार ये जो लाइन है ना, आप इसको रोटेट करते रहो, कीप रोटेटिंग कीप रोटेटिंग कीप रोटेटिंग जब तक आपको मिल ना जाए वायर। और ये तड़ा तड़ा वायर मिल गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा ये 30 ना बना के ना भाई, ये बेस लाइन से हमारा जो एंगल होगा ये हमारा एंगल इतना बनेगा। अब पूरा एक अगर मैं सर्कुलर लूप की बात करता हूँ तो वो 360 का होता है और ये 30 डिग्री हमें चाहिए नहीं। इट मीन्स 360 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूँ तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। तो मैंने यही किया है, देखो यहाँ पे 330 लिखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे ठीक लिखा है, डी की वैल्यू मैंने रख देना ही, पुट कर देनी है ए की वैल्यू पुट कर देनी है, ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी? √3/2 डी। याद रखोगे ना यार? मैं सही बता रहा हूँ, देखो गलती ठीक कर रहा हूँ मैं अपनी यहीं पे ही, बाद में रोना नहीं मेरे को प्लीज़। ठीक है, साइन 60 और साइन 330, साइन 330 को सर अबे भैया इतना बड़ा एंगल, परेशान ना हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है इस वजह से दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, साइन 330 को सॉल्व करने का तरीका है 360 माइनस 30, 360 माइनस 30। और ऐसा जब होता है तो 360 भैया हट जाता है, बचता है सिर्फ यही। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 और 180 पे ऑपरेशन लग रहे हैं तो ये साइन का कॉस नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्वाड्रेंट साइन सिर्फ 1 वाले में और फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, फर्स्ट और सेकंड में ही सिर्फ पॉजिटिव रहता है, बाकी सब में नेगेटिव रहता है। तो इसी रिक्वायर्ड थीटा के साथ हम साइन को लिख देंगे, बस नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है यार, ये ट्रिग्नोमेट्री है भाई, मैथमेटिकल टूल है, पढ़ो यार प्लीज़। ठीक है, अगर यहाँ पे भी दिक्कत है तो मैं ये सब नहीं पढ़ा सकता ना एक ही लेक्चर में। फिर भी बहुत कुछ बताया आपको, बहुत बेसिक्स बता दिए यार, इतना कोई टीचर नहीं बताता। दूसरी आप वीडियोस देखो जाके, इतना बेसिक्स किसी ने नहीं बताया, इतना ज़्यादा कंटेंट वो भी सिर्फ इसी लॉ पे, बायोट सेवर्स पे, हद है। खैर, दूसरा रीज़न, अच्छा आप ये भी समझ सकते हो, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है कि यार हमें बेस लाइन से लेना था, एक तो हमने ले लिया, दूसरा जो हम लेंगे वो बेस लाइन से नीचे लेंगे, जबकि आप जो 30 डिग्री ले रहे थे वो आप यहाँ से ले रहे थे इन दोनों के बीच का, जबकि यार इन दोनों के बीच का नहीं चाहिए हमें, इस लाइन के और फिर इस लाइन के बीच का चाहिए। समझ रहे हो यार आप बात को? चलो अगर ये समझ में नहीं आती तो उसको ऐसे समझते हैं, हमने जो वहाँ एंगल लिए थे हमने उसमें से एक ऊपर लिया जिसको हमने पॉजिटिव माना, दूसरे को हमने नीचे लिया जिसको हमने नेगेटिव माना। ठीक है, मान के चल लो एक को हमने पॉजिटिव लिया, एक को हमने नेगेटिव लिया। यार यही नेगेटिव एंगल अगर मैं उठा के ऊपर कर देता ये फाई टू वाला, तो यार ये पॉजिटिव हो जाता। ठीक है ना, अब हमने दोनों को ये ऊपर की साइड लिया है, ये फाई टू है और ये फाई वन है। ठीक है ना, अब हमने दोनों को ही ऊपर की साइड लिया है ऐसे। मतलब अगर ये वाला ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है जो कि फाई वन है और ये 30 डिग्री है, तो यार ये जब नीचे आएगा और रिप्रोड्यूसिंग, मतलब ये जो हमने प्रोड्यूस की थी लाइन, ये जो वायर है इसके टर्मिनल से अगर कनेक्ट करेगा, इमेजिनरी टर्मिनल से कनेक्ट करेगा, तो ये -30 होगा ना भाई। जब नीचे है तो माइनस है, तो ऊपर जाके पॉजिटिव नहीं होगा एंगल। तो बस यही तो हुआ है उस क्वेश्चन में। तो आपको क्या ऐसे समझना है? ठीक है, दोनों तरफ से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है यार,
है ना। आपको समझना चाहिए कि टर्मिनल लाइन से लेना है, इस वजह से हमने पूरा रोटेट करके दोबारा लेके आया उसको, इस वजह से ये -30 आंसर आया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे यार, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। और डी की वैल्यू ठीक कर लेना अपनी, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए ऊपर ये आ गया आपका, ये देखो, ठीक है ना। और अच्छा डायरेक्शन क्या होगी इसकी भाई, डायरेक्शन तो देखो यार इसकी बहुत सिंपल है, यही डायरेक्शन है इसकी। कहाँ गया डायग्राम, कहाँ गया, क्या है ये है आपका। तो आप अपना हाथ ऐसे रखो कि यार आपका अंगूठा इधर जाए, फिंगर्स आपकी ऐसे जाएं, है ना। तो आप जब इसको ऐसे करते हो तो आपको ये मिलता है, ये मिलता है आपको, ये आ गई करंट की डायरेक्शन, ये आ गई हमारे पॉइंट्स की डायरेक्शन। और हमारी हथेली कहाँ है, अंदर पेपर के पास, पेपर को देख रही है, पेपर को देख रही है मतलब इनवर्ड, ठीक है। तो डी बी हमारा जो सॉरी बी हमारा इनवर्ड आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, देखो यार, फाइंड बी एट पी, निकाल लो बेटा, अब तुम निकाल के दिखाओ। पी पॉइंट है यहाँ, डी ये दे रखा है, 45 डिग्री का एंगल है, निकालो। इतना पढ़ाने के बाद ट्राई करो वीडियो पॉज करके, भाई गलत करो, कुछ भी करो, गंदा संदा फैला दो, लेकिन निकाल के देखो। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका कि यार भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है। आपका ये जो पी दे रखा था, ठीक है यार, इन्होंने लाइन बना दी है, परपेंडिकुलर यहाँ पे रखा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर हमारे वायर से तो नहीं है ना, वायर से थोड़ा ना परपेंडिकुलर। तो हमने क्या किया, अपने वायर को पीछे रिप्रोड्यूस किया है, ये इमेजिनरी रिप्रोडक्शन, ठीक है, पीछे रिप्रोड्यूस किया है, और इससे हमने एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कराई है, जिससे हमें 90 डिग्री मिल गया है, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ठीक है ना, ये 90 पे है। अब साथ ही साथ जब ये 90 है, ये 45 है, तो यार लीनियर पेयर के हिसाब से आप ये 45 कह सकते हो, ये वाला एंगल, एक मिनट साफ कर दूँ, ये वाला एंगल 45 हो गया, ये वाला एंगल 90 है, ये भी 45 हो जाएगा, है ना, सम ऑफ ट्राइंगल्स से, ठीक है ना। तो आपको ये वाला एंगल भी मिल गया, चलो बढ़िया बात है, तो बहुत बढ़िया बात है, ये वाला एंगल आपको मिल गया। अब आगे देखते हैं। पर यार जहाँ तक मुझे याद है, हमें 2 एंगल चाहिए होते हैं, एक इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से इनफाइनाइट को जाता हुआ, और एक इसी पॉइंट से जाता हुआ लास्ट वाले टर्मिनल को, है ना, 2 चाहिए होते हैं ना। अब बताओ कैसे निकलेगा, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ पहला आपने बता दिया होगा भैया, परपेंडिकुलर लाइंस क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस मीटेड इन्फिनिटी के हिसाब से जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है भाई, मान लिया, बढ़िया शाबाश, हमारा एक तो आ गया, फाई वन हमारा आ गया 90 डिग्री, मान लिया, ये हमारा हो गया फाई वन। फाई टू बताओ, फाई टू बताओ, यहीं दिक्कत दोगे आप लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं फाई टू, भाई फाई टू कैसे निकलेगा, फाई टू निकलेगा यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, आपको बता रखा है इससे ऊपर नहीं लेना है, एक जो आपने एंगल लिया है वो आप ऊपर ले चुके हो, ये 90 वाला, तो दूसरा एंगल कहाँ लोगे, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे, कब, जब तक हमें वायर ना मिल जाए, ये ए वायर मिल गया, ठीक है, मीन्स ये जो एंगल है ये तो हमें चाहिए ही नहीं, जो हमने निकाला है। और पूरा रिवोल्यूशन कितना होता है 360 का, मीन्स 360 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूँ तो मुझे, बड़ा गंदा हो गया ये पूरा एंगल मिल जाएगा ना। तो ऐसे ही मैंने ये किया है, देखो 360 में से 45 माइनस किया है और 315 हमें मिल गया, और फाई वन हमारा है ही 90 डिग्री, दोनों हमें एंगल मिल गए। साथ ही साथ देखो आप ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, डी की फॉर्म में, कैसे निकालोगे, कॉस लगा के, कॉस 45 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो करके ए अपॉन डी निकल जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन √2, ठीक है ना। अब मैं दोनों एंगल भी निकाल लिए, और ये दूसरा एंगल जो था यही थोड़ा सा मिस्टेक वाला था, ये देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, हमें इसी बेस लाइन से चाहिए, हमें इसी बेस लाइन से घुमाएंगे इसको और यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे तो हम पता चलेगा 360 माइनस 45 डिग्री 315 की वैल्यू निकल जाएगी, साइन माइनस की 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो ये ऐसे हो पाता है।